सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, और कोई नहीं बोलेगा लेट वेट ये सब, ठीक है, ये सब फालतू की बातें यहाँ नहीं चलेंगी। चलिए एक बार कंफर्म करिए सारी चीज़ें प्रॉपर हैं तो फिर स्टार्ट करें। और आज की क्लास जो है बिल्कुल भी बड़ी नहीं रहेगी, आज की क्लास छोटी रहेगी, ठीक है। और क्यों छोटी रहेगी, बिकॉज जो आप यहाँ पे टॉपिक देख पा रहे हैं ना, रॉक्स, कॉन्टिनेंट एंड ओशन, उसमें से रॉक्स मैंने उड़ा दिया आज। क्यों? क्योंकि पिछले 3 दिन बोझ देने के बाद, इतना लंबे लंबे क्लास लेने के बाद मैं तुम्हें और ज़्यादा बोझिल नहीं बनाना चाहता था, इसलिए आज की क्लास को जो है मैंने सिर्फ कॉन्टिनेंट एंड ओशन तक सीमित कर दिया है, ठीक है। तो अब कोई रोना नहीं रोएगा कि सर क्लास लंबी है, ये है वो है, ओके। तो अच्छी क्लास लेकिन इंटरेस्टिंग काफ़ी रहने वाली है, मज़ा आएगा आपको। एंड जिन लोगों को कल थोड़े बहुत डाउट्स अगर रह भी गए थे कल वाली क्लास में, दैट इज़ जो प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह हमने जो चीज़ें पढ़ी थी, तो वो आज बिल्कुल स्पष्टता से क्लियर हो जाएंगे। और आज ऐसे मज़े देंगे आपको कि आप भी क्या याद रखेंगे कि क्या मज़े मिले थे उस दिन क्लास में। चलो तो स्टार्ट किया जाए फिर। ओके, आई थिंक स्क्रीन फ्रीज्ड है। हाँ, स्क्रीन फ्रीज्ड है, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो अभी स्क्रीन जो है मेल्ट कर गई, बताओ जल्दी से। परमार सर, अच्छा हर्ष भारद्वाज, ऐसी बातें यार हमें बोल रहे हो तुम, तुम्हें किसी और को बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी बेटा, सेम टू यू। और जो लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं अगेन सेम टू यू बेटा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, भले यहाँ पे लिखा हुआ है रॉक्स, कॉन्टेंट, ओशन, लेकिन करने वाले हैं कॉन्टेंट एंड ओशन, ठीक है। एंड मज़ा आ जाएगा आपको। कैसे मज़ा आएगा बताते तुम्हें। देखो तुम ये जो आज देख पा रहे हो कि ये इतना तो सबका पता ही होगा, ठीक है। इतना तो मानते हैं कि तुम स्कूल में जो है एकदम बकैती की है। तुम स्कूल में तुम्हारा पढ़ने लिखने में बिल्कुल ध्यान नहीं था। जब टीचर पढ़ाता था, जब ज्योग्राफी का लेक्चर होता था, तो तुम्हारा लंच के बाद वाला टाइम वो होता था, पीरियड होता था, और तुम्हें भयंकर नींद आती थी। इतनी जोर की नींद आती थी कि नींद के आवेश में तुम पढ़ना भी चाहते थे, लेकिन वो नींद तुम्हें जो है अपने आगोश में यूं डुबाती थी, यूं गोते खिलाती थी कि तुम्हें मज़ा ही मज़ा आ जाता था। और उसके बाद जब तुम नींद से उठते थे तो आए है क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो कोई नहीं बेटा, लेकिन इतना तो पता चला होगा कि ये जो है डिफरेंट कॉन्टिनेंट। क्या कहता था अमेरिका, क्या हो तुम, और आज हम क्या कहते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, सबने नाम सुना होगा। इतना पता होगा कि ये मैप तो देखा ही होगा ना यार, ठीक है। लेकिन मैं क्या कहूँ अगर कि ये मैप इस तरीके से पहले नहीं था, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सबसे पहले कहना था कि भाई अब्राहम ऑर्थेलियस जी का, अब्राहम ऑर्थेलियस जी का कुछ यूँ कहना था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, इतना मेरे पास टाइम है नहीं, लेकिन फिर भी देखो मैं आपको बताता हूँ तब तक। अब्राहम ऑर्थेलियस जी ने कहा कि देखो भाई, जो भी आप ये प्रेजेंट मैप देखते हो ये शुरू से नहीं था। ये जो डिफरेंट आपको कॉन्टिनेंट देखने को मिल रहे हैं, दैट इज़ जो अभी मैंने आपको मैप पे दिखाया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, ये अंटार्कटिका, सब आपस में जुड़े हुए थे। क्या बात कर रहे हो, हाँ ऐसा इनका कहना था। देखो अभी एक चित्र बनेगा एकदम, ठीक है। ऐसा लग रहा है कुछ आंधी चल रही है, पत्ते वत्ते उड़ रहे हैं ना। और अभी देखना पत्ते वत्ते जोड़ के, अबे जल्दी करो भाई, कल सुबह पलमेल भी निकलना है। हाँ तो देखो बनना शुरू हुआ। ये बन ना पाएगा, रहने दो भाई, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है। तो ये कहना था कि भाई ये सारे जो हैं एक साथ जुड़े हुए थे, ये सारे एक साथ जुड़े हुए थे, ये कहना है। डिफरेंट ये जो आपको देखने को मिल रहा है आर्केनेरा, यॉर्केनेरा, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इनका कहना था ये सब आपस में जुड़े हुए थे, कार्टोग्राफर थे, 1596 में इन्होंने कहा था। फिर अल्फ्रेड वेगनर आए हमारे 1912 में, 1912 में अल्फ्रेड वेगनर आए, जर्मन ये साइंटिस्ट थे एक तरह के मतलब थे। तो इन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिनके अनुसार ये जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं ये विस्थापन किए हैं, ये ड्रिफ्ट किए हैं, तब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए हैं, ड्रिफ्ट किए हैं। इनका भी यही कहना था। जो अब्राहम ऑर्थेलियस ने सबसे पहली बार ये प्रेडिक्शन जताई थी कि ये हो सकता है कि ये सारे जो कॉन्टिनेंट हैं वो एक साथ रहे हों, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को प्रूफ के साथ साबित नहीं कर पाए थे अब्राहम ऑर्थेलियस, बस इन्होंने एक प्रेडिक्शन दी थी।
अब आए हमारे अल्फ्रेड वेगनर, जिन्होंने 1912 में बताया कि ये कॉन्टिनेंट जो है ये ड्रिफ्ट किए होंगे अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। पहले जो है ये एक कॉन्टिन्यूस लैंड मास रहे होंगे, दिन धीरे धीरे धीरे, देखो ये अपना इंडिया है ये, ठीक है, क्या कहता था अमेरिका, और अब देखो हम क्या कहते हैं, हम देखो वहाँ पे लगने जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये ड्रिफ्ट हुआ होगा, ऐसा कहना था अल्फ्रेड वेगनर जी का। तो अल्फ्रेड वेगनर जी का ये मानना था कि पूरा जो लैंड मास है, जो पूरा भूभाग है, दैट वाज अ ग्रेटर कॉन्टिनेंट कॉल्ड एज, या फिर मेगा कॉन्टिनेंट कॉल्ड एज पैंजिया। यानी कि ये जो पूरा भूभाग है ये एक साथ था, जिसको पैंजिया इन्होंने बोला। पैंजिया मतलब लैंड मास को पैंजिया बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि जर्मन थे तो भाई हिंदी में तो हम नाम रखेंगे नहीं, भूभाग जर्मनी में रखेंगे। तो पैंजिया हो गया, और ये जो पानी है ये पैंथालासा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, पैंथालासा कहलाया ये। और फिर ये ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ। ये बात है बहुत पहले की तो नहीं, बस थोड़े से सालों की पहले की बात है, 225 मिलियन साल। 1 मिलियन में कितना होता है जल्दी बताओ, 1 मिलियन में कितना होता है? तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख। तो अब समझ लो कि कितने साल पुराने की बात है ना, कितने साल पुराने की बात है। क्योंकि अगर जैसे अब्राहम ऑर्टिलिस ने बोला होगा, अब्राहम ऑर्टिलिस 1596 में, कि जो है कॉन्टिनेंट जो है, इधर ये छोटू इधर आओ, ये जो कॉन्टिनेंट है कभी एक साथ रहे होंगे। एंड छोटू भी लाइक पागल आगल हो गया, हमें तो ना दिख रहा है मूव करते हुए, हमें तो हो गया बेटा 50-60 साल इस जीवन में पृथ्वी में आए हुए। 50 साल तो मतलब 30-40 साल तो हो ही गए इस पृथ्वी पे आए हुए, हमें तो ना दिखा कि कोई मूव किया। तो भैया मूव करने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ऐसा नहीं कि 10-15 साल 20 साल में हो जाता है, ठीक है। इट इज़ लाइक कि भाई तुम बोलने लगो कि मैं तो ऐसे ही पैदा हुआ था 6 फीट का, मैं तो ऐसे ही पैदा हुआ था 6 फीट का, हमें तो ना दिखा कि हम कभी बड़े हो रहे हैं, हमें तो ऐसे ही दिख रहे हैं। कभी तुमने देखा है कि ऐसे ओह आज बढ़ गया, या फिर तुम्हारे किसी घर वाले ने बोला हो कभी बचपन में कि आज जो है तुम बढ़ गया आज, क्योंकि धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलता, होता रहता वो मूवमेंट। उसी तरीके से ही है। अब इसमें लगते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो जो हमारा लाइफ टाइम होता है 60, 70, 80, 90, 100 मैक्सिमम साल का, उसमें कुछ नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे? क्योंकि इसके हिंट, इसके ग्लिम्स, इसकी थोड़ी सी झलक मैंने आपको कल दिखाई थी, जब मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट का मूवमेंट होता है, जो प्लेट्स का मूवमेंट होता है, जब कल मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ाई थी, जिसके बारे में डिटेल में हम आज चर्चा और करेंगे, उसका रेट ऑफ मूवमेंट बड़ा स्लो होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर बस, ठीक है, 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर। जिसमें सबसे बड़ी प्लेट का नाम बताना तो, और कितनी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट थी जरा ये बता दो, कितनी मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट मैंने आपको कल बताई थी? माइनर में तो कोई नंबर नहीं बताया था। आवाज़ क्या है भाई, आवाज़ क्या, आवाज़ आवाज़ में क्या इश्यू है भाई? आवाज़ बढ़ाओ, अपनी साइड से आप बढ़ाओ ना आवाज़, मेरे साइड से तो प्रॉपर है। क्यों? चलो ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर। आवाज़ अभी इससे जो है तेज़ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कमेंट मत करना अगर ना आ रही हो, तो फिर जो है ना आने दो। प्लेट मूवमेंट मैंने आपको बताया था, 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, जिसमें कि सबसे बड़ी प्लेट होती है हमारी पैसिफिक प्लेट, और सबसे छोटी होती है जुआन दे फूका प्लेट। सबसे छोटी वो होती है, सबसे बड़ी होती है आपकी पैसिफिक प्लेट। ओके ओके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब मैंने आपको क्या बोला, 225 मिलियन साल पहले ये सब एक थे, फिर 200 मिलियन साल पहले ये जो लिखा है पर्मियन एरा, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटाशियस, इसे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी उस सब पे आप उसको छोड़ दो, बस इस पर फोकस करो कि फिर 200 मिलियन साल पहले थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, फिर जुरासिक में क्या हुआ, थोड़ा सा और मूवमेंट हुआ, क्रेटासियस में और मूवमेंट हुआ, और प्रेजेंट डे में आज हम इस तरीके से देखते हैं जहाँ पर इंडियन प्लेट पूरी तरीके से अटैच्ड है। ओके, और कोई भी ये वॉल्यूम को लेकर कमेंट नहीं करेगा, नहीं सीधा ब्लॉक होगा, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, इससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगी, और ना आ रही हो जैसे होता है तो फिर ना सुनो, हाँ। लेकिन जो भी है ध्यान से पढ़ो यहाँ पे, तो प्रेजेंट डे, नहीं तो फिर से वही डाउट क्रिएट होंगे कि ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया। क्लियर, इतनी चीज़ समझ में आई। अब जैसे ना होता है, अब्राहम ऑर्टिलिस ने भी तो 1596 में बोला था, लेकिन कोई यकीन नहीं कर रहा था, ठीक है। अल्फ्रेड वेगनर को ये बात पता थी। अब अल्फ्रेड वेगनर का ही नाम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अब 1596 कहा 1912, इसके बीच में भी साइंटिस्ट आए होंगे जिन्होंने ये प्रेडिक्शन दी होगी कि हाँ ये कभी एक रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि देखो, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये साउथ अफ्रीका जो है ना, इसमें पूरा फिट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि ये और ये जो है ये आपस में फिट हो जाएगा। नहीं लग रहा है ऐसा?
लग रहा है ना कि ये देखो साउथ अमेरिका और अफ्रीका कैसा लग रहा है कि जैसे इस उठा के रखेंगे पूरा एकदम फिट बैठेगा, ठीक। तो यही सेम चीज़ वेगनर ने बोली। जब वेगनर से पूछा गया कि एविडेंस दो बेटा, ऐसे तो बहुत लोगों ने पहले आके बोला है, पत्ती चपकाई बेटा तुम एविडेंस दो पहले, ठीक है। क्योंकि कोई भी कुछ काम अच्छा करने जाएगा तो लोग तो होंगे ही बन राकस टाइप के कि भाई कुछ ना कुछ तो टांग अड़ाएंगे उसमें, सबूत क्या है ना। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत तो मांगते ही हैं कुछ लोग, तो सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दिए अभी किसने, अल्फ्रेड वेगनर ने। पहले तो बोला जिग्स ऑफ इट, लोगों ने बोला बहुत सुन चुके हैं, और कुछ बताओ। जिग्स ऑफ इट तो समझ गया ना, जैसे साउथ अमेरिका अफ्रीका में पूरा फिट हो रहा है, ठीक है। ये इंडिया को उधर लेके आएंगे, सारे कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया एंटार्क्टिका आपस में फिट हो रहा है, तो इस आपस में फिट हो रहे हैं। जिग्स ऑफ इट वाला बहुत लोग देख चुके हैं ऐसा बताते हुए। और कुछ बताओ। फॉसिल डिपॉजिट्स देने उन्होंने बोला, जीवाश्म के निक्षेप। जीवाश्म, फॉसिल क्या है, फॉसिल मतलब जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, जैसे कोई जो जीव जंतु होते हैं वो मर जाते हैं तो उनको हम जीवों के अंश बोलते हैं, इंग्लिश में फॉसिल बोलते हैं। तो ये बात आई कि जो जीव के अंश यहाँ मिल रहे हैं वही जीव के अंश यहाँ मिल रहे हैं। जो मान लो कि कंगारू के अंश यहाँ मिल रहे हैं वही कंगारू यहाँ मिल रहा है, एंटार्क्टिका मिल रहा है। एंटार्क्टिका में तो आज के समय अगर देखें तो एंटार्क्टिका में आज के समय तो ये रहा, पूरी बर्फ़ जमी हुई, एक इंसान ना रहता वहाँ पे, इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, एकदम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो कंगारू कैसे पहुँच गया, कंगारू के अंश कैसे पहुँच गए, या फिर जो डिफरेंट एनिमल्स उनके अंश कैसे पहुँच गए। तो मतलब है भाई कि यहाँ पर अगर जीवों के अंश हैं तो इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट डे में जहाँ पे हैं वहाँ पे नहीं होंगे, कहीं और होंगे। तो ये आप देख सकते हैं कहाँ पे थे, जहाँ पर लिविंग कंडीशन थी इक्वेटर वगैरह के आसपास में, ठीक है। जो जीवों के अंश यहाँ मिल रहे हैं वही यहाँ पे। अब देखो भाई, साउथ अमेरिका में जो मिल रहा है वही अफ्रीका मिल रहा है। तो क्या वो जो जीव है, मान लो कि कोई जीव है, कोई जानवर है, क्या वो उछल के अटलांटिक ओशन पार करके गया क्या अफ्रीका में, तुम खुद सोचो, या उड़ के गया वहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है कि कभी ना कभी एक रहे होंगे। लोगों ने बोला अच्छा हमको समझा रही है। और बताओ, प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर, वो रुक जाओ, प्लेसर पहले ये देखो, रॉक ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस। रॉक की एज निकाली तो पता चला कि सेम अक्रॉस द ओशंस, मतलब जो रॉक की एज यहाँ मिल रही वही रॉक यहाँ पे मिल रहा है, जो रॉक यहाँ, ठीक है आप समझ रहे हो। तो रॉक भी सेम एज की मिली। अब रॉक की एज वगैरह कैसे निकालते हैं, तो एक रेडियो एक्टिव डेटिंग करके प्रक्रिया होती है, रेडियो धर्मी डेटिंग उसको बोलते हैं हिंदी में। तो उससे क्या होता है कि जो रॉक होती है उसकी एज निकल आती है, जो रॉक होती है कोई भी चट्टान हो उसकी एज, उसकी उम्र आसानी से निकल आती है रेडियो एक्टिव डेटिंग के हिसाब से। अभी रेडियो एक्टिव डेटिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। तो अगर आपको समझना है तो रुक जाइएगा अभी। फिर बोटानिकल एविडेंस, वही बोटानिकल एविडेंस है कि जो जीव जंतु हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है, वही यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, जैसे जो जीव जंतु यहाँ मिल रहा है वो यहाँ पे भी मिल रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि आज अगर हम देखेंगे तो इतना ये दूर है, तो ये कैसे हो सकता है कि जो यहाँ पे वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब है कि कभी ना कभी ये आपस में जुड़े होंगे। फिर साथ ही साथ प्लेसर डिपॉजिट। अब ये प्लेसर क्या होता है, तो प्लेसर मतलब गोल्ड के डिपॉजिट्स, गोल्ड के डिपॉजिट, ठीक है, प्लेसर जो निक्षेप हैं। अब होता क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड यहाँ से मिला, तो गोल्ड ऐसे नहीं कि गोल्ड कैसे होता है, गोल्ड वेन्स में एग्जिस्ट करता है। तो गोल्ड की ऐसी नसें होती हैं, गोल्ड की ऐसी वेन्स होती हैं, ठीक है। और जब ये क्या करती हैं, धीरे धीरे जैसे मान लो कि पानी आ रहा है, पानी के थ्रू या फिर इस तरीके से ये हल्के से धीरे धीरे जो कण हैं ये आके डिपॉजिट हो जाते हैं, और यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, यहाँ से हमें मिल जाता है गोल्ड, यहाँ से मिल जाता है हमें सोना। ऐसे ही अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है घाना, अफ्रीका में एक देश है जिसका नाम है घाना, और ये घाना में हमें मिलता है सोना। लेकिन जब वेंस ढूंढते हैं तो वेंस कहीं ना मिलती हैं, इसकी वेंस मिलती हैं यहाँ पे। लो इसके मतलब साफ है कि ये कभी एक रहे होंगे, तभी तो सोना तो है लेकिन सोने का स्रोत नहीं है यहाँ पे, उसकी वेंस नहीं है यहाँ पे, उसकी नसें नहीं है यहाँ पे, नसें तो मिसिंग है। तो नसें कहाँ हैं, नसें तो साउथ अमेरिका में पड़ी हुई है, ठीक है, नसें तो साउथ अमेरिका में। कार्बन डेटिंग भी होती है, हाँ बेटा उसी के प्रकार है सब, ठीक है, अभी बताएंगे उसको, रुक जाओगे, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में उसकी वेंस मिल रही हैं, तो फिर जो है लो फिर सीरियसली लेना शुरू किया अल्फ्रेड वेगनर से। लेकिन तो लोग ठहरे। लेकिन रुक जाओ, एक चीज़ और अभी बताते हैं। एविडेंस फ्रॉम ग्लेशिएशन, ग्लेशिएशन से जो एविडेंस मिले उनको बोलते हैं टिलाइट डिपॉजिट। अगर तुम्हें कभी पूछ ले, ठीक है, मान लो कि एसएससी चेयरमैन है और पूछे घूमती गैल चले, बताओ जल्दी से टिलाइट डिपॉजिट क्या होता है। तो टिलाइट डिपॉजिट क्या होता है, टिलाइट डिपॉजिट का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज टिलाइट का मतलब है जैसे ग्लेशियर जो है ना वो आ रहे हैं और वो डिपॉजिट कर रहे हैं, जैसे ये है टिलाइट डिपॉजिट। अब हो सकता है तुम्हें फील ना हो, फील देते तुमको, जैसे कि फॉर एग्जांपल नदियाँ आती हैं, जैसे कि जब हम आगे अभी इंडिया पढ़ेंगे, इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि भाई यहाँ से नदियाँ आएंगी हमारी हिमालयन रिवर्स, यहाँ पे नदन प्लेन्स क्रिएट होते हैं, यहाँ पे मिट्टी डिपॉजिट होती है। अरे कहीं से भी नदी आएगी तो मिट्टी डिपॉजिट होती है कि नहीं होती, बताओ, ये तो पता है, ये तो मानोगे ना बात
कि भाई अगर नदी आ रही तो मिट्टी, ऐसे ही जब ग्लेशियर आएगा, जब आज से बहुत साल पहले जब आइस एज चल रही थी, जब पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ थी, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो उस समय बर्फ़ का ये रहता था, उस समय ग्लेशियर चला करते थे। जब ग्लेशियर चला करते थे तो उनके डिपॉजिट हुआ करते थे, तो उनके जो डिपॉजिट हैं उनको टिलाइट डिपॉजिट मिलते बोलते हैं। और ध्यान रखना, इंडिया में जो टिलाइट डिपॉजिट मिलते हैं उसके काउंटर पार्ट हमें बाकी के 6 कॉन्टिनेंट पे मिलते हैं, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, टोटल 6 इंक्लूडिंग इंडिया। क्या मैंने बोला? मैंने ये बोला तुमको कि बेटा पैंजिया लैंडमास था, ठीक है, पैंथालासा पानी था, फिर पैंजिया एक दिन टूटा 200 मिलियन साल पहले, हम यहीं बैठे थे, ठीक है, देख रहे थे सब कुछ। वो तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्रेडिट ले लिया, वो बात अलग है, लेकिन हम यहीं बैठे हुए थे, हमने देखा फिर 200 मिलियन साल पहले कि लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में ये टूटा। समझ रहे हो? पैंजिया है, पैंजिया का एक भाग जो ऊपरी वाला है उसको लॉरेशिया और नीचे वाला गोंडवाना लैंड, अभी ये अपना इंडिया है। तो इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड के जो टिलाइट डिपॉजिट हैं वो इंडिया को इंक्लूड करके 6 अदर कॉन्टिनेंट में है। कहाँ? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर। से मेडागास्कर तो कोई कॉन्टिनेंट नहीं, अरे बेटा आज वो कॉन्टिनेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ उसको हम अलग से कॉन्टिनेंट यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे भी हमें वही टिलाइट डिपॉजिट, वही टिलाइट के डिपॉजिट देखने को मिल रहे हैं जो इंडिया में हमें देखने को मिले, ठीक है। 6, तो ये 6 नंबर याद रखना, क्या 6 जगह डिपॉजिट मिले, ये डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन, 6 याद रखना, 1 2 3 4 5 और 6 मेडागास्कर। ओके, याद हो गया। अब जैसे मतलब लोग तो लोग ठहरे, वेगनर को बुलाए, वेगनर जी इधर आओ जरा, ये तो तुम बोल दिए, लेकिन ये बताओ भाई ये लगे क्या नीचे, चल कैसे रहे ये? अब वेगनर जी थोड़ा सोच पड़ गए, तो अब वेगनर जी अब ठहरे, वेगनर जी इधर थोड़ा ध्यान दे दो, जो लोग सो गए हैं, ठीक है, जो लोग थोड़ा सा इधर उधर ख्यालों में डूब गए हैं तो थोड़ा इधर आ जाएं, हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अभी भी वक्त है, अभी भी समय, सुधर जाइए और लेक्चर को बर्बाद होने से बचा लीजिए, फोकस कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इन्होंने रीज़न दिया, वेगनर जी ने क्या रीज़न दिया, इन्होंने रीज़न इन्होंने दिया 2 कि तुम लोगों को पता है वो टाइड वाइड आती हैं, तो लोगों ने बोला हाँ हाँ आती तो है, तो बोला क्यों आती, बता दो क्यों आती है, तुम बताओ, तुम जल्दी से कमेंट बताओ क्यों आती है टाइड, जल्दी से, 5 तक गिनूंगा, मुझे आंसर चाहिए, 5 4 3 2 1। तो हमें पता है ग्रेविटेशन पुल की वजह से आती हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है, जैसे ये अर्थ है, ये चंद्रमा है, मून, तो ये क्या लगाता है, ग्रेविटेशन पुल लगाता है अपनी तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके से पानी खिंच जाता है। और जब पानी खिंच जाता है तो वेगनर जी ने बोला कॉन्टिनेंट भी खिंच जाते हैं, ठीक है, लोगों को थोड़ा सा रॉन्ग नंबर लगाइए। फिर उन्होंने बोला देखो पोलर फ्लिंग फोर्स भी होता है, पोलर ध्रुवीय पलायन बल, ये जो अर्थ रोटेशन कर रही है इसकी वजह से जो ध्रुव हैं, दैट इज पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, पता है ना, नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, पहली क्लास आज से 200 मिलियन साल पहले हुई थी, याद है? हाँ, तो ये जो है ऊपर की ओर और नीचे की ओर ऐसा खींच रहे हैं, तो इसी वजह से कॉन्टिनेंट जो है ऊपर की ओर और नीचे की ओर जा रहे हैं, और आज भी जा रहे हैं, आज भी मूवमेंट हो रहा है इनमें, बिल्कुल हो रहा है, ये बात तो सही है। रेट ऑफ मूवमेंट इतना स्लो है कि आप अपने लाइफ टाइम में नोटिस कर नहीं पाएंगे, आपको जो है पुनर्जन्म लेना पड़ेगा कुछ बहुत मिलियन साल पहले बाद में, और आपको अभी की याददाश्त कंट्रोल करके रखनी पड़ेगी, तब जाके आप समझ पाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, अगर आपको एक्चुअल उसे समझना है तो ऊपर और नीचे की ओर इसी से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। लोगों ने बोला नहीं 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 वेगनर जी ये तो रॉन्ग नंबर है, देखो अभी तक आपने जो बोला वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो है रॉन्ग नंबर, और इसी वजह से इनको नेगेट कर दिया गया कि भाई अगर टाइड खींची चली, टाइड ठीक है, पानी चाहे तो ठीक था, आप कंटेंट को खींचे दे रहे हैं। किसी दिन आप बोलेंगे अर्थ रोटेट करना बंद कर दी, अर्थ रेवोल्यूशन नहीं कर पा रही, क्यों? क्योंकि उसको मून खींचे ले रहा है। तो ये सब देखो फर्जी की बातें हैं वेगनर जी, इज्जत करते हैं आपकी, ठीक है आपने थ्योरी दी है, लेकिन हम तो ठहरे लोग, और हम तो जो है 4 लोग हैं, और 4 लोग जो है हमेशा मिलकर कमियाँ निकालते हैं, ठीक है। तो आर्थर ओम्स आए, रुको आता हूँ मैं, वेगनर जी से ने बोला रुको आता हूँ, इनको सुधारना पड़ेगा, आप गलत नहीं, आप सही हैं, मतलब आपकी थ्योरी सही है, बस आप जो रीज़न दे रहे हैं ड्रिफ्ट के वो गलत हैं, बस थोड़े से, कोई बात नहीं, आपकी थ्योरी को हम सपोर्ट करवाते हैं। तो 1930 के टाइम पे 1930 आर्थर होम्स ने बोला, सुनो जो भी बोला वेगनर ने बिल्कुल सही बात है, ड्रिफ्ट किए हैं, पैंजिया था, पैंथालासा, लोरेशिया, गोंडवाना, हर बात सही उनकी, बस उन्होंने गलती से गलत रीज़न दे दिए, हम देते हैं सही रीज़न। तो उनका ये कहना था होम्स जी का, जो कल भी मैंने आपको बताया, कि जो मेंटल का अपर पार्ट है एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर इज इट अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर और नॉट? एस्थेनोस्फीयर जो है, जो आपका वो जो मंडल है, जो एकदम दुर्बल मंडल है, क्या वो स्थल मंडल का हिस्सा है या नहीं है, ये बताइए। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट अकर्स ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स विच इज ड्रिवन बाय कन्वेक्शन सेल्स इन द अर्थ मेंटल।
चाय की केटली ले लो, चाय पी लो, सर्दी आ रही है। तो सर्दी आ रही, तुम क्या करोगे? बाल्टी लोगे, बाल्टी में पानी डालोगे। कितने लोगों ने काम करना अभी शुरू कर दिया, और कर दिया है ना, तो बेटा तुम्हारे लिए नरक में आकर अलग से जगह है बेटा, ध्यान रखना। लोगे रॉड, वो वाली एकदम जलेबी वाली रॉड, ठीक, लगाओगे प्लग में एकदम, ठीक, लगा दिया। कितने बजे लगाया? लगाया तुमने 9 बजे। अब क्लास है 9:30 बजे, तुमको पता है यार कि यार सर की क्लास है, जीके क्लास है 9:30 बजे। अब जो है मुझे इतने में नहाना भी है, नाश्ता भी करना है, सब कुछ करना है। तो तुमने जो है 10 मिनट इसको लगा के छोड़ा, जल्दी जल्दी निकाला, तुमने निकाला, देखा पानी हाथ डाल गर्म हो गया, ओह गर्म हो गया, चलो ये नहाते हैं। 1 मग्गा डाला, आया है आनंद आ गया। 2 मग्गा आया, आनंद आ गया, साबुन आबुन लगाए, और जैसे साबुन लगा के फिर जब तुमने पानी डाला, आए है एकदम ठंडा ठंडा पानी नीचे से निकला। सरप्राइज हो गया तुम। क्यों हुआ ऐसा? जो है तुम्हारा दिमाग खराब अभी कि भाई मेरे साथ हुआ है धोखा। लेकिन धोखा नहीं हुआ है, ये सब लेना देना है कन्वेक्शन करंट का। कन्वेक्शन करंट किसी भी चीज़ में होता है, जैसे जो भी चीज़ गर्म होती है तो वो हमेशा राइज करती है, वो ऊपर की तरफ उठती है। तो जैसे गर्म हुआ, जैसे तुम पानी गर्म करते हो यहाँ पे, तो पानी तो गर्म हुआ, ठीक है, पानी गर्म हुआ, नीचे का पानी गर्म हुआ, ऐसा नहीं, तुम्हारे से धोखा नहीं। अब जैसे ऊपर का ठंडा होता है तो तुम्हारे से धोखा ना होता, तुम्हें पता होता है कि हाँ ठंडा है, अभी और गर्म होने का वक्त देते हैं इसको। लेकिन ऊपर गर्म हो गया तो धोखा हो गया। एक्चुअली में पानी पहले नीचे का ही मान लेते, जैसे नीचे है रॉड, तुमने नीचे डाल रखी है तो नीचे ही गर्म हुआ। लेकिन नीचे जो गर्म पानी होता है, कोई भी चीज़, चाहे गर्म पानी हो, चाहे गर्म हवा हो, चाहे गर्म कुछ भी हो, वो ऊपर उठता है, ठीक है, वो ऊपर उठेगा, और जो ठंडा है वो नीचे जाएगा हमेशा। वार्म विल राइज, कोल्ड विल सिंक। ओके, वार्म विल राइज, कोल्ड विल सिंक, वार्म विल राइज, कोल्ड विल सिंक। और ये जो इस तरीके का जो पैटर्न बनता है, इसको बोलते हैं कन्वेक्शन करंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करंट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में इसको बोलेंगे कि जो है, क्या हिंदी में बोलेंगे इसको? संवहन कोशिका, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? ये तो पानी में मैंने आपको दिखाया, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा मेंटल का जो अपर पार्ट है, जिसको कि हम एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, जिसको कि हम दुर्बल मंडल बोलते हैं, वहाँ पे इस तरीके के जो कन्वेक्शन करंट हैं वो डेवलप होते हैं। वहाँ पे इस तरीके के जो कन्वेक्शन करंट हैं वो डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से जो ऊपर की प्लेट्स हैं वो मूव होती हैं। ये आर्थर होम्स ने बोला। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब फिर अब लोग ठहरे, वो पूछेंगे कि ये मूव क्यों, ये मूव क्यों कर रहा है, ये क्यों, ये गर्म क्या, यहाँ पे क्या रॉड डाल रखी किसी ने, ये गैस चूल्हा लगा हुआ है, कैसे गर्म हो रहा है? बट आपने तो सेल लिखा है वहाँ पे। अरे बेटा कन्वेक्शन सेल बोल लो चाहे कन्वेक्शन करंट बोल लो, ये बायो वाला सेल नहीं है, ये बायो वाली कोशिका नहीं है, ठीक है। कन्वेक्शन सेल बोल लो या कन्वेक्शन करंट, वही सेम है। क्लियर है भाई? हिंदी में क्या बताएं, गर्म पानी को गर्म ही बोलेंगे, ठंडे को ठंडा ही बोलेंगे, क्या है? यहाँ पे संवहन लिखा है, संवहन, ये वही जो कन्वेक्शन मैंने बताया उसी को संवहन बोलते हैं। जो ऊपर उठता है फिर नीचे गिरता है, इसी को संवहन बोलते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को, ठीक। तो फिर जब इनसे पूछा गया कि वो ड्रिफ्ट करके, मतलब ये जो आपका ये जो गरम गरम यहाँ पे हो रहा है और इसकी वजह से कन्वेक्शन सेल डेवलप हो रहे हैं, ये हो क्यों रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? तो इसके पीछे फिर जब पूछा गया इनसे आर्थर होम्स, तो उन्होंने 2 रीज़न बताए इसके। पहला रीज़न इन्होंने दिया रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एलिमेंट, और दूसरा इन्होंने दिया रेजिडुअल हीट फ्रॉम अर्थ फॉर्मेशन व्हेन ग्रेविटेशनल एनर्जी वॉज कन्वर्टेड इनटू हीट। सबसे पहले व्हाट इज दिस रेजिडुअल हीट? इसी को ही हम प्रीमॉर्डियल हीट भी बोलते हैं, ठीक है, इसी को ही हम प्रीमॉर्डियल हीट भी बोलते हैं। प्रीमॉर्डियल या रेजिडुअल हीट का मतलब है जो हीट अर्थ के इंटीरियर में पहले से ही मौजूद थी। पहले से कब से? जब अर्थ बनी थी तब से। जब मेटियोराइट्स हैं वो टकराए होंगे, या जब अर्थ का पूरा एवोल्यूशन हुआ होगा, फॉर्मेशन हुआ होगा, तो जो अर्थ की एनर्जी है, जो उसके पास पहले से हीट है, वो हीट आधी, और आधी रेडियो एक्टिव डीके से बनने वाली जो हीट है उसकी वजह से क्या होता है, ये गरम गरम यहाँ बनता है और कन्वेक्शन करंट बनता है। रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? जो रॉक होती है, जो चट्टान होती है,
वो ड्वेन जॉनसन वाली रॉक नहीं है ये, ठीक है, ये असली वाली रॉक है। इनमें क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं और कुछ ऐसे अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं जैसे कि यूरेनियम, जैसे कि थोरियम, जैसे कि पोटेशियम। ये अनस्टेबल होते हैं और ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए डीके करते हैं, और जब डीके करते हैं तो स्टेबल एक एटम बनाते हैं किसी एलिमेंट का और एनर्जी रिलीज़ करते हैं, हीट रिलीज़ करते हैं, और उस हीट के रिलीज़ की वजह से क्या होता है, ये जो है पिघल जाती है। ये पिघल जाती है और गरम गरम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से अभी मैंने बताया जो पानी में होता है वही यहाँ पे भी होता है कि ये ऊपर उठेगा साइड में जाएगा नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा साइड में जाएगा नीचे गिरेगा, ये होता है। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे मन में ये डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और कल भी जब मैंने पढ़ाया था तब आया था कि नहीं आया था कि ऐसा इसमें क्या है कि यही पिघलेगा। और भैया चट्टान तो ये भी है, 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 यही क्यों पिघल रहा है? हाँ, लेकिन मैं तुमसे बोलूँगा बेटा ये भी तो पिघला है, ये भी तो लिक्विड है। तो तुम्हारे दिमाग में जैसे फॉर एग्जांपल ये पिघला है, मैं तुम्हें पत्ती दे दूँ, एक पत्ती के किस तरीके से दूँ कि बेटा पता है ये क्यों पिघला है? क्योंकि इस पर ऊपर का प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, ऊपर का प्रेशर पड़ रहा है इस पर। जब प्रेशर बढ़ता है तो तापमान बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ता है तो कोई पिघल जाता है। अच्छा, तो नीचे का क्यों जम गया? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब आपका, क्योंकि देखो जब रेडियो एक्टिव डीके होता है, जब रेडियो एक्टिव डीके होता है तो टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज़ होता है और चीज़ें पिघल जाती हैं, टेम्परेचर इंक्रीज। लेकिन इसने क्या किया, इसने क्या किया, थोड़ा सा प्रेशर दे दिया तो उतना पिघलने नहीं दिया, और इसीलिए ये पानी नहीं है, ये सेमी सॉलिड है। याद करो प्लास्टिक है ये, प्लास्टिक मतलब पूरा पानी नहीं ना तो पूरा सॉलिड है, बीच का है ये, गाढ़ा गाढ़ा एकदम एकदम, ठीक है, बिल्कुल गाढ़ा। जैसे लावा तो देखा ही हुआ ना, लावा कल भी पिक्चर लगा रखे थे, अच्छा नहीं तो लावा वगैरह, ठीक है, कल पढ़ेंगे वोल्केनो एंड रॉक्स, तो वो गाढ़ा गाढ़ा निकलता है, क्योंकि अगर वो ये प्रेशर ना लगा तो एकदम पानी हो जाए, लेकिन ये गाढ़ा गाढ़ा रहता है। फिर क्या होता है कि ये पूरे का प्रेशर इस पर लगता है तो ये जम जाता है, सॉलिड होता है, पूरा सॉलिड है ये। अच्छा, तो ये क्या लिक्विड है फिर? ये क्वेश्चन आना चाहिए ना कि ये क्यों लिक्विड है, इस पर तो और ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा, तो ये तो एकदम सॉलिड होना चाहिए। क्योंकि जब मैंने कल तुम्हें कारण दिया था कि ये जो इनर कोर है सॉलिड होती है, क्यों सॉलिड होती है, तो मैंने तुमको कारण दिया था क्योंकि प्रेशर पड़ता है। रजाई गद्दे वाला एग्जाम्पल दिया था कि रजाई गद्दे जो एकदम अंदर होंगे, एकदम बक्से के अंदर जब निकालो एकदम अकड़ चुके होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर होगा। तो प्रेशर तो इसमें भी होगा और मेंटल से तो ज़्यादा ही होगा। तो कारण इसका ये है कि मटेरियल जिससे बने हुए हैं अलग अलग हैं। ये सिलिकेट मटेरियल से बने हुए हैं। याद करो, क्रस्ट सियाल मेंटल सीमा, क्रस्ट सियाल मेंटल सीमा, दोनों में सी है मतलब सिलिकेट है, माने दोनों ही सिलिकेट मटेरियल के बने हुए हैं। लेकिन ये क्या है, ये नीफे हैं, नीफे मतलब यहाँ आयरन है, तो दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि इनकी प्रॉपर्टी सिलिकेट की होती है, इनकी प्रेशर दोगे और प्रेशर दोगे, जितना प्रेशर दोगे उतना सॉलिड हो जाएंगे। इनको क्या है कि प्रेशर देने पे सॉलिड तो होते हैं, लेकिन जब थोड़ा जैसे तुमने प्रेशर दिया तो ये पिघलने लगते हैं, ये पिघल जाते हैं। जैसे जो आयरन का एटम है वो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके की वजह से मैंने बताया टेम्परेचर इंक्रीज होता है और टेम्परेचर से ही चीज़ें पिघलती हैं। तो यहाँ पे भी हो रहा है रेडियो एक्टिव डीके, तो ये भी पिघले तो, लेकिन प्रेशर इतना है कि वो जमा दिया। यहाँ पे भी रेडियो एक्टिव डीके हुआ और यहाँ भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जितना प्रेशर है उस पर ये जमते नहीं हैं। लेकिन जब और प्रेशर पड़ा तो ये जम गया, तो ये जम गया यहाँ पे, इसीलिए अलग हो गया। सर समझे नहीं बेटा, वो आयरन एटम से तुम पूछोगे ऐसा वो क्यों बिहेव करता है, लेकिन वो ऐसे ही बिहेव करता है कि जब उस पर थोड़ा सा जब उस पर प्रेशर एक सर्टेन अमाउंट तक पड़ता है तो पिघलता है, ठीक है, ये सॉलिड है, पड़ा प्रेशर पिघल गया, लेकिन और ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो अब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। वो इसकी प्रॉपर्टी होती है आयरन की, अब होती है तो होती है, ठीक है, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते हो, तुम आयरन से पूछो कि वैसा क्यों है। लेकिन अब अगर तुम और थोड़ा दिमाग लगाओ, अपना थोड़ा सा दिमाग रन करो, तो ये भी तो कोई क्वेश्चन आना चाहिए कि ये बताओ सर, इस पर तो न पड़ रहा किसी का प्रेशर, ये तो एकदम पानी पानी हो जाना चाहिए था, हो तो जाना चाहिए था, बात बिल्कुल तुम्हारी सही है। लेकिन बिल्कुल, और यहाँ पे क्या, तो क्या रेडियो एक्टिव डीके नहीं होता? नहीं, रेडियो एक्टिव डीके तो हर रॉक का होगा, हर चट्टान का होगा, हर जगह जो यूरेनियम या फिर जो थोरियम और पोटेशियम के एटम है वो रेडियो एक्टिव डीके करेंगे, स्टेबल एटम बनाएंगे, हीट रिलीज करेंगे, हीट रिलीज से टेम्परेचर इंक्रीज होगा और वो पिघलेगा। लेकिन यहाँ पे जो हीट रिलीज होती है, क्योंकि सबसे ऊपरी सरफेस है, वो हीट एस्केप कर जाती है, रह नहीं पाती है पिघलाने के लिए, तो ये रीज़न है, ठीक है। तो इसलिए एस्थेनोस्फीयर में ही क्यों ये कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहे हैं, अब तुमको समझ में आया क्यों? वहीं पे रेडियो एक्टिव, क्योंकि रेडियो एक्टिव डीके की वजह से ये पिघला है और इसी वजह से अभी भी उसको हीट मिल रही है, उसकी वजह से मूव कर रहा है, उसकी वजह से डिफरेंट जो है प्लेट मूवमेंट हो रहा है।
हु गेव दिस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जल्दी टेल मी फास्ट। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में, जल्दी से। कुछ समझ नहीं आया बताइए। हाँ तो समझना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी ना ऊंचे लेवल की चीज़ थी, ये ऊंचे लेवल की बात थी, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी के मन में, समझ उसी को आएगा जिसके मन में क्यूरियोसिटी जगी होगी, ठीक है। अगर तुम्हारे मन में क्यूरियोसिटी जगी कि ये यहीं क्यों है, तो तुम उसके बारे में सर्च करना शुरू करोगे और तुम्हें कोई बताएगा तो तुम्हें समझ में आएगा। जब तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं होगी किसी चीज़ की, अब जैसे तुम्हारा पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा मन लगता है, क्यों पता है, नहीं लगाओगे तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो अभी बस शादी का उम्र आने वाला है, कोई शादी वादी करेगा नहीं, तो ये थोड़ा सा डर है। अब स्कूल में चल जाएगा, अभी क्या ही दिक्कत है, खेलेंगे जाके शाम को, क्यूरियोसिटी नहीं है कुछ, आग नहीं लगी है पीछे से, अब थोड़ा सा आग लगी तो समझ में आ रहा है, तो वही है इसी तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको क्यूरियोसिटी होगी, मैंने इसलिए इसको आंसर किया, इसलिए इन चीज़ों को बताया कि हो सकता है कल या किसी के मन में क्यूरियोसिटी जगी हो, और या फिर आज किसी के मन में डाउट आए ये बताने से कि यहीं क्यों टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। वैसे ऐसा कुछ नहीं कि यूपीएससी का मेंस लिखने जाओगे तो ये सब मैंने जो बताया तुम्हें लिखना पड़ेगा, लेकिन बस मैंने एज अ क्यूरियोसिटी, अगर किसी के मन में डाउट क्रिएट हो तो इसलिए बस उस डाउट को सॉल्व करने के लिए मैंने आंसर किया था, ठीक। अब आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पे, मैकेंजी और पार्कर ने दिया था ये, ठीक। ये पढ़ चुके हैं कल, और लेकिन हमने कल देखा था कि सिर्फ हमने बस पढ़ा तो था कि डाइवर्जेंट में दो प्लेट दूर जाती हैं नीचे, क्योंकि मैग्मा भरा हुआ है, क्योंकि उसी के ऊपर स्लाइड कर रही हैं और वो नीचे निकलता है और इस तरह से जम जाता है, तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होती है, यानी कि नया क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होता है, बनता है। कन्वर्जेंट में क्या होता है, दोनों पास आती हैं और एक सबडक्ट कर जाती है, सबडक्शन जोन बनता है, एक जो है धंस जाती है, इस तरीके से धंस जाएगी। अब जो धंस जाएगी तो पिघल जाएगी, तो यहाँ क्रस्ट ये डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है। यहाँ पे दोनों स्लाइड कर रही हैं, तो ये क्या है, नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव है, यानी कंजर्वेटिव है। ये कंजर्व, प्लेट वहीं का वहीं, क्रस्ट वहीं का वहीं कंजर्व्ड है, ना डिस्ट्रॉय हो रहा है ना कंस्ट्रक्ट हो रहा है, कंजर्वेटिव है ये। और पढ़े थे कि ये इतनी स्मूथ होती नहीं है, फॉल्ट लाइन होती है जिसके अलॉन्ग भूकंप आता है। इतना याद है आपको कल का। अर्थक्वेक आता है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में घिसती हैं, फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन की वजह से जब फ्रिक्शन रिलीज होता है अलॉन्ग अ फॉल्ट लाइन, तो वो वेव्स के फॉर्म में निकलता है, सीस्मिक वेव्स। याद करो, सीस्मिक वेव्स डिवाइडेड इनटू बॉडी वेव, सरफेस वेव, बॉडी वेव्स फर्दर डिवाइडेड इनटू, जो हमारी भूगर्भी जो तरंगे थे उनको फर्दर डिवाइड करते हैं, पी वेव्स, एस वेव्स, प्राइमरी और सेकेंडरी, देन पी वेव सॉलिड लिक्विड गैस, जो एस वेव थी सिर्फ सॉलिड में। याद आया कल का? हाँ, तो रिवाइज करके थोड़ा सा बैठा करो, उससे थोड़ा सा अगली क्लास और इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में इस तरीके से आता है। एंड एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, फिल करो एक FIB। ऑल नेचुरल earthquakes अकर इन डैश, डैश को फिल करो जल्दी से, और देखेगा नहीं कोई कमेंट में, अपने आप से आंसर देना, ठीक है। तो कल हमने ट्रांसफॉर्म पढ़ी थी, आज हम थोड़ा सा डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में घुसेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं डाइवर्जेंट में, ओके। तो इसका उत्तर होगा लिथोस्फीयर, स्थलमंडल। लिथोस्फीयर की थिकनेस कितनी होती है जरा बताओ तो, कितना थिक होता है लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर किसका बना होता है? क्रस्ट और अपर सॉलिड मेंटल का। एस्थेनोस्फीयर इसका पार्ट नहीं होता है। 200 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ जाती है। सबसे हाई इसकी अगर हम जाएंगे डेप्थ, तो वो आपको माउंटेन्स में देखने को मिलेगी। आते हैं डाइवर्जेंट पे। ट्रांसफॉर्म में और कुछ नहीं पढ़ना है, अर्थक्वेक दबा के आते हैं। लेकिन पहले बेटा ध्यान रखना, ट्रांसफॉर्म में आता है भूकंप, इसका मतलब ये नहीं कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में आता नहीं है। अभी दिलाते हैं भूकंप, ठीक है, कैसे आता है भूकंप देखो। लेकिन पहले हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे एंटर करते हैं। हैरी हेस आया 1962 में, ठीक है। उन्होंने बोला, ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर जो आर्थर होम्स ने जो बोला है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट, जो हमारा ये नीचे की जो हमारी प्लेट है वो स्लाइड कर रही है, क्योंकि नीचे मैग्मा जो है वो स्प्रेड कर रहा है, वो कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से स्प्रेड कर रहा है। तो ऐसा समुद्र में भी हो रहा होगा अंदर ही अंदर कहीं पे। तो वो समुद्री उन्होंने सब कुछ शुरू किया, और वहाँ से उन्होंने ये पाया कि किस तरीके से समुद्र में इस तरीके की डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन रही हैं, यानी कि जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे के दूर जा रही हैं। प्लेटें जो हैं वो एक दूसरे के दूर जा रही हैं, और उस दूर जाने की वजह से क्या हो रहा है, अंदर से मैग्मा निकल रहा है जिसको लावा बोलते हैं, और वो सॉलिडिफाई हो रहा है, फिर और मैग्मा निकल रहा है, फिर ये और दूर जाता है, ये और दूर जाता है, नए वाले को जगह देता है, फिर ये और दूर जाता है। देख रहे हो तुम देख रहे हो, पहले सबसे पहले ये निकला था, ठीक है, फिर ये निकला तो इसको थोड़ा और दूर जाना पड़ा, फिर ये निकला उसको और दूर जाना पड़ा, फिर ये निकला और दूर जाना पड़ा, फिर और निकलेगा, फिर ये इधर खिसकेगा, ये इधर खिसकेगा, ये इधर खिसकेगा, ये और सब खिसकते जाएंगे। यानी कि इस तरीके से नया क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तुम्हारे मन में दिमाग डाउट आना चाहिए कि ऐसे तो पृथ्वी का साइज बढ़ रहा होगा,
क्योंकि अगर नया क्रस्ट बन रहा है तो सब हर चीज़ को जगह देने के लिए, और ज़मीन बढ़ रही होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं पे अगर क्रस्ट बन रहा है तो कहीं पे क्रस्ट डिस्ट्रॉय भी तो हो रहा होगा। अगर कहीं पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है तो वहीं कन्वर्जेंट भी है, और कन्वर्जेंट में डिस्ट्रॉय होता है, सिंपल सी बात है। तो ऐसा उन्होंने हैरी हैमंड हेस ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी 1960s के टाइम पे, कि इस तरीके से मिड ओशन में, यानी कि समुद्र के बीच में इस तरीके से प्लेट आपस में दूर जा रही हैं, जिसकी वजह से जो नीचे मैग्मा या लावा भरा हुआ है वो ऊपर आ रहा है, और ऊपर उठने की वजह से ये सब और दूर जा रहे हैं, क्योंकि नए मैग्मा को जमने के लिए इनको जगह देनी है। समझ में आई चीज़ ये? तो ये हैरी हेस ने 1962 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दिया था, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच न्यू ओशनिक क्रस्ट इज फॉर्म्ड एट मिड ओशन ड्यू टू डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। द मैग्मा इरप्ट फ्रॉम बीनीथ पुशिंग द ऑर्डर क्रॉस्ड अवे फ्रॉम द रिज इन द सेंटर। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अपसारी प्लेट सीमा के कारण मध्य महासागर में नई महासागरीय भूपर्पटी का निर्माण होता है, नया क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होता है। ओके, कैसे होता है सब समझ में आ गया? इस तरीके से दूर जाएंगे और बीच से मैग्मा निकलेगा और वो जमेगा और वो नया क्रस्ट बनाएगा। ठीक, अब कल हमने कुछ पढ़ा था, याद करो, ओशनिक क्रस्ट इज यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। पढ़ा था ना, ओशनिक क्रस्ट इज यंगर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्यों? ध्यान से समझना क्यों ये है, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये इसकी, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, ये जो है आप मैग्मा है, मैग्मा चैम्बर है। जब ये प्लेट दूर जाएंगे तो मैग्मा निकलेगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा, फिर और निकलेगा, ये थोड़ा साइड जाएगा, नए वाले को जगह देगा, फिर और साइड। तो इधर पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ एज रॉक की, और इधर करूँगा मैं ये कॉन्टिनेंट में, तो कहाँ की ज़्यादा निकलेगी? ये रॉक अभी अभी बनी है, क्योंकि अभी अभी तो मैग्मा निकला है, जस्ट अभी अभी तो मैग्मा निकला है, लावा निकला है। तो ये रॉक यंग होगी कि ओल्ड होगी? यंग होगी। ये जो एकदम दूर पहुंच चुकी है, ये एकदम जो दूर पहुंच चुकी है, वो पुरानी होती जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसीलिए जो मिड ओशनिक रिज होती है, मिड ओशनिक रिज वो होती है एकदम ऐसा मिड पॉइंट जहाँ पे वो क्रैक है, जहाँ से मैग्मा निकल रहा है। तो वहाँ की जो रॉक होगी वो एकदम यंग होगी। उससे जितना दूर जाओगे मिड ओशनिक रिज से, उतना ही रॉक की एज बढ़ती जाएगी। एंड आई एम गोइंग टू से अ स्टेटमेंट, नोट इट, rock equidistant from mid-oceanic ridge have equal age. Now this line is a mid-oceanic ridge, okay? एंड इसके इक्विडिस्टेंट का मतलब है तुम 100 किलोमीटर यहाँ चले, 100 किलोमीटर यहाँ चले, इस रॉक और इस रॉक की एज सेम निकलेगी। क्यों? क्योंकि जब अंदर से मैग्मा निकला होगा तो एक साइड तो पलट नहीं गया होगा, दोनों साइड इस तरीके से निकला होगा, फट के फ्लावर हो गया होगा ठीक है, तो इस तरीके से निकला होगा दोनों तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर भी निकला इधर भी निकला, तो दोनों की एज सेम होगी। जब और मैग्मा निकला होगा तो ये शिफ्ट हुआ होगा तो ये भी शिफ्ट हुआ होगा, तो यहाँ अगर पकड़ोगे तो इनकी भी एज सेम निकल आएगी। तो रॉक इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मिड ओशनिक रिज, यानी कि वो चट्टानें जो कि समान दूरी पे हैं ये जो मिड ओशनिक रिज है उससे, ठीक है, उनका, ठीक है, सेम एज होगा। द एज ऑफ ओशनिक रॉक इज इंक्रीजेज एज यू मूव अवे फ्रॉम मिड ओशनिक रिज। जितना तुम दूर जाओगे मिड ओशनिक रिज से, वैसे ही एज इंक्रीज होगी। और ये कल जो मैंने रीज़न पढ़ाया था, ओशनिक क्रस्ट इज यंगर, वो समझ में आया? ये फिर नहीं पढ़ाया था, अच्छा ये नहीं, ये चीज़ नहीं बताई थी, ठीक है, तो अभी समझ में आ गई। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि ओशनिक क्रस्ट कैसी होती है, थिन होती है कि थिक होती है, ये बताओ जरा। और ओशनिक क्रस्ट किसकी बनी होती है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसकी बनी हुई होती है? और कल मैंने इसी चीज़ का पहले तो बताओ। तो ओशनिक क्रस्ट थिन होती है एंड डेंस होती है, एंड किस रॉक की बनी होती है? बसाल्टिक रॉक की बनी होती है। तुम में से कल किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि जब मैंने आपको ये बोला कि पहले बताओ क्रस्ट किसका बना हुआ है, मेंटल किसका बना हुआ है, और कोर किसका बना हुआ है? तो मैंने बोला था कि क्रस्ट जो है सियाल का बना हुआ है, सिलिका एल्यूमिनियम का, मेंटल बना हुआ है सीमा का, सिलिका और मैग्नीशियम का, और मेंटल कोर बना हुआ है नीफे का, दैट इज निकल और आयरन का। और फिर मैंने वहीं तुरंत पलट के बोल दिया कि बेटा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना हुआ है सियाल का और ओशनिक क्रस्ट बना हुआ है सीमा का। तो में से किसी ने ये नहीं पूछा सर मेंटल और कोर ओशनिक क्रस्ट सेम क्यों है? सेम क्यों है? क्यों सेम है? कोई गेस कर सकता है? जो भी मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे क्यों सेम होगा? एनीवन, कोई गेस? यहाँ पे आओ, थोड़ा सा पहले देखना इसको। ये अटलांटिक ओशन है, क्या है? अटलांटिक महासागर है ये, ठीक है। इस ओशन का नाम, हमारे पूरी पृथ्वी पे 5 महासागर हैं जिनके बारे में पढ़ेंगे, उनमें से एक है अटलांटिक, दूसरा सबसे बड़ा है ये अटलांटिक, ठीक है।
अब इसके बीचों बीच में जो दिख रहा है तुमको, ये मिड ओशनिक रिज, देख रहे हो कितना लंबा है। पूरे हमारे पृथ्वी में सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट लैंड फॉर्म, सबसे लंबी भू आकृति है तो वो यही है। केबीसी में 50 लाख का क्वेश्चन आया था बेटा ये, ठीक है। तो देख रहे हो तुम कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सीधे 50 लाख जितवाएगा। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट लैंड फॉर्म है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, रॉक इस तरीके, यहाँ से इस तरह से लावा निकल रहा है और रॉक बन रही है, लावा निकल रहा है, रॉक बन रही है। अब ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से। मेंटल किसका बना हुआ है, सीमा का। ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये रॉक जो बन रही है वो किससे बन रही है सर, मैग्मा या लावा से बन रही है। वो निकल कहाँ से रहा है, मेंटल से निकल रहा है। तो अगर मेंटल सीमा है तो ये भी तो सीमा होगा, बताओ बताओ। अगर मेंटल सीमा है तो ये भी तो सीमा होगा, क्योंकि मेंटल से जो मैग्मा या लावा निकला उसी से तो बना, उसी से तो बना है ये, इसीलिए तो बसाल्टिक है, ठीक है। ये जो आपका, इसीलिए तो ये क्या बोलते हैं, हैवी है, डेंस है। सियाल जो है लाइट होता है, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम डेंस है, क्योंकि सिलिका तो कॉमन ही है। अब तुमने देखा होगा, सुना होगा कि क्यों जो आपके ये हवाई जहाज वगैरह बनाए जाते हैं सब एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम एक लाइट मेटल होता है, एक हल्का मेटल होता है। इसीलिए समझ में आया कि क्यों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइट होती है, डेंस नहीं होती है। ये डेंस कौन होती है, ओशनिक क्रस्ट। तो अब समझ में आया कि ओशनिक क्रस्ट और मेंटल का कॉम्पोजिशन सेम क्यों है, क्यों दोनों सीमा है। क्योंकि जो ओशनिक क्रस्ट बनी है, ये जो मिड ओशनिक रिज होगी, समुद्र के बीचों बीच जो रिज होगी, ठीक है, जिससे वो बनी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ओशनिक क्रस्ट मतलब क्या है, पानी किसके ऊपर तैर रहा है, हवा में तो तैर नहीं रहा, पानी जिस चट्टान के ऊपर तैर रहा है उसको बोलते हैं ओशनिक क्रस्ट। और वो किससे बनी हुई है, मेंटल से जो लावा निकला है उससे। सर मेरा कमेंट कभी नहीं देखते, कभी नहीं देखते, तो देख लिया अभी सागर सरकार, ठीक है। सर वाटर कहाँ जाता होगा, कौन सा वाटर कहाँ जाता होगा तुमको, पानी भाई वहीं का वहीं है ना, पानी तो वहीं का वहीं है, पानी कहाँ जाएगा। अच्छा तुमको कहीं ये तो नहीं लग रहा कि बीच में जो गड्ढा है उसमें पानी घुस जाता होगा, है पानी भर जाता होगा, है। तो भाई पहली बात तो इतना गर्म है नीचे कि वो वेपराइज हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। और एकदम ऐसा कोई गड्ढा नहीं है वहाँ पे कि पानी एकदम दबा के भर जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी है आपको यहाँ पे। और मैं अभी भी एग्जैक्टली समझ नहीं पा रहा हूँ कि पानी कहाँ जाएगा, मतलब क्या है, पानी वहीं पे आ जाएगा। पानी क्या, पानी कोई स्टैटिक चीज़ थोड़ी ना जिसको, उसको भी जगह चाहिए। आया यहाँ पर तो पानी उसके ऊपर अब आ गया, सिंपल, ठीक है। पानी तो कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेगा ना, सिंपल, ठीक है। तो ये मिड अटलांटिक रिज है, इज अ मिड ओशनिक रिज लोकेटेड अलॉन्ग द फ्लोर ऑफ अटलांटिक ओशन एंड पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट रिलीफ फीचर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इट गॉट क्रिएटेड ड्यू टू डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, हमने अभी तक पढ़ा क्या, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसा ना क्या बताया, इसका लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं है तो आराम से हम समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि जो भी माउंटेन्स वगैरह बनते हैं, हिमालय, अगर आपको ये आज अभी बताएंगे हिमालय कैसे बने तो ये समझ में नहीं आएगा, तो फिर हिमालय वगैरह समझ नहीं आएंगे आपको, मज़ा आ जाएगा, ठीक है, अगर ये सब समझ में आ गया तो हमने ये पढ़ा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, प्लेटें दूर जाती हैं और क्योंकि प्लेट ऊपर स्लाइड किसके कर रही हैं, मैग्मा या लावा के, तो मैग्मा लावा बाहर निकलेगा तो मिड ओशन में रिज क्रिएट करेगा। रिज मतलब काइंड ऑफ हिंदी में अड्डी बोल लो एक, ठीक है। तो वो रिज क्रिएट करेगा और उसकी एज जो है, उस रॉक की जो एज है, रॉक बनेगी, मैग्मा सॉलिडिफाई होगा, लावा सॉलिडिफाई होगा, तो वो रॉक बनेगी, चट्टान बनेगी। उस चट्टान की जो उम्र है वो काफ़ी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि वो अभी अभी निकली है और जितना दूर जाओगे ओशनिक रिज, मिड ओशनिक रिज से, उतना ही रॉक की एज बढ़ती जाएगी। और इक्वी डिस्टेंट चलोगे अगर मिड ओशनिक रिज से तो रॉक की एज सेम होगी। आंख बंद करके सब विजुअलाइज करना है कि बीच में वो अड्डी मिड ओशनिक रिज है, उसके हम 100 इधर गए 100 इधर गए, मतलब कितना भी किधर जाओ लेकिन सेम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो रॉक की एज सेम निकलेगी। ओशनिक क्रस्ट जो होती है वो डेंस क्यों होती है, वो हमें समझ में आ गया, क्योंकि सीमा की बनी हुई होती है और कॉन्टिनेंटल लाइट होती है क्योंकि सियाल की बनी हुई होती है वो, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट यंगर होती है एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। और ये मिड अटलांटिक रिज के बारे में हमने देखा कि जो कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट लैंड फॉर्म है। अब आंखें खोलो और आगे की चीज़ें देखो, ठीक है। अब बात ये आती है कि जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है क्या सिर्फ समुद्र में ही होती है। दो प्लेटें हैं, जैसे ये दो प्लेटें थीं तो समुद्र के अंदर का माहौल था कि ये ब्रिज बन गई थी समुद्र के बीचों बीच। लेकिन अगर दो प्लेटें कॉन्टिनेंट में अगर मान ले दो कॉन्टिनेंट की जो प्लेट हैं, ये तो ओशनिक प्लेट हो गई थी, ये ओशनिक प्लेट हो गई थी, ठीक है, ओशनिक प्लेट हो गई थी। अगर मैं कॉन्टिनेंट वापस दूर जाए तो क्या होगा,
तो वही होगा जो यहाँ पर हो रखा है। ये अफ्रीका है और अफ्रीका के ईस्ट में एक रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली का मतलब एक तरह से ये घाटी टाइप है। तो ये जब एक दूसरे से दूर जाती हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा था, रिज बन रही थी, यहाँ पर रिफ्ट क्रिएट होती है, एक इस तरह की घाटी क्रिएट हो जाती है और साइड में माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं। किस तरीके के माउंटेन होंगे, जनरली ब्लॉक माउंटेन होते हैं। अभी हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन पढ़ नहीं रहे हैं, जिसमें मैं आपको ब्लॉक माउंटेन डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। बस ये समझ लो ब्लॉक माउंटेन एक तरह के माउंटेन होते हैं, भ्रंश पर्वत, वो फॉर्म हो जाते हैं और वॉल्केनो निकलता है। अब ध्यान से ज़रा यहाँ पे आएंगे, थोड़ा सा पानी ग्रहण कर लें, ठीक है, फिर आपको ये समझाते हैं किस तरीके से वॉल्केनो बनता है। ओके, देखो ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हम पढ़ रहे थे। देखो यहाँ पे तो वॉल्केनो बनने का कोई चांस नहीं है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में कोई चांस नहीं कि वॉल्केनो बनेगा। यहाँ थोड़े बहुत इस तरीके से हो सकता है कि प्लेट दूर जा रही है तो अंदर से वो निकल आया, ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई और उस वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ, उस वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे कुछ तो, ठीक है, थोड़ा बहुत वॉल्केनो बन गया। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें अफ्रीका में, तो यहाँ पे माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो यहाँ पर पड़ता है तंजानिया देश में, ठीक है, तंजानिया में माउंट किलिमंजारो पड़ता है इसी अफ्रीकन रिफ्ट वैली के पास में, ठीक है, जो वहाँ की हाईएस्ट पीक है। तो एक वॉल्केनिक माउंटेन है वो। अब वॉल्केनो बनता ऐसे है, तो यहाँ पर जैसे कि अंदर से मैग्मा निकला होगा तो वॉल्केनो बन गया होगा, लेकिन प्रॉपर वॉल्केनो अगर आपको देखना है तो आपको कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में देखने को मिलेगा। कॉन्वर्जेंट मतलब जब दो प्लेट आपस में पास आ रही हों तो क्या मिलेगा आपको देखने को, आपको वॉल्केनिज्म। कैसे, जब एक प्लेट आती है दूसरी प्लेट आती है तो एक नीचे धंस जाती है। जब दो प्लेट आपस में पास आती हैं, टकराती हैं, तो एक जो भारी होती है वो नीचे चली जाती है। जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया था कि अगर ओशनिक है और कॉन्टिनेंटल है तो दोनों में कौन नीचे धंसेगी, कौन नीचे सबडक्ट होगी, कौन जाएगी नीचे, ओशनिक। क्यों, भारी होती है तो भारी वाली नीचे जाएगी, और जो नीचे जाएगी तो इसी को बोलते हैं सबडक्शन जोन। यानी वो क्षेत्र है जहाँ पर ये जो हमारी एक प्लेट है वो सबडक्ट कर गई, यानी नीचे चली गई। अब ये क्योंकि यहाँ पे जो भरा हुआ है वो एस्थेनोस्फीयर है, ये जो भरा हुआ है मैग्मा अलावा ये एस्थेनोस्फीयर है, ये ठीक इतना ज़्यादा गर्म है कि इसको पिघला देगा, और जब पिघलाएगा तो एक्स्ट्रा जो मैग्मा बना है, ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा मैग्मा बना है वो बाहर निकलेगा। वो क्या करेगा, वो बाहर निकलने का प्रयास करेगा, और यहाँ से क्या करेगा, निकलेगा आपका बाहर। ध्यान से सुनते हैं ना जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो क्योंकि जहाँ पे सबडक्शन हुआ है वहाँ पे, तो आप एक चीज़ और यहाँ पे क्या होगा, माउंटेन बनेगा। क्या होगा यहाँ पे माउंटेन बनेगा। जब कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी तो क्या बनेगा, तो यहाँ पर माउंटेन बनेगा, ठीक। अब ध्यान से बस इस कड़ी को तोड़ना नहीं, ठीक है। अब ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है, ध्यान समझते रहना। इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉन्वर्जेंस हुआ। जब कॉन्वर्जेंस हुआ तो बीच में क्योंकि समुद्र था और यहाँ पे कॉन्टिनेंट था, ठीक है, तो इसके जो सेडिमेंट है ऊपर इकट्ठा हो गया और यहाँ पर बन गया माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, बीच में टेथीस सागर जो था उस वहाँ पर, यहाँ पर हिमालय की पर्वत श्रृंखला बन गई, ठीक। ध्यान से सुनना बस। अब मैंने अभी बोला, ठीक है, मैं पहले डाउट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, पहले ही तुम्हारे डाउट का आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है अब जैसे मैं तुमसे बोलूँ या फिर हो सकता है तुम्हारे मन में डाउट आया हो इस चीज़ का, कि अभी मैंने बोला कि अगर दो प्लेटें पास में आएंगी तो एक नीचे धंसेगी और माउंटेन बनेगा, एक नीचे धंसेगी और माउंटेन बनेगा। माउंटेन कैसे बनेगा, इट इज़ लाइक जैसे ये प्लेट आई, ये प्लेट आई, ये सबडक्ट किया, ठीक है, और इसके सेडिमेंट जो यहाँ अवसाद हैं वो ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का घर्षण होगा और ऊपर उठना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या बनेगा, माउंटेन बनेगा। और क्योंकि जहाँ पर सबडक्ट किया तो यहाँ पिघलेगा, और यहाँ पर इसके जहाँ पर माउंटेन बनेगा उससे थोड़ा दूर, लगभग 70, 80, 90, 100 किलोमीटर दूर तुमको वॉल्केनो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा पक्का, क्योंकि वहीं पे सबडक्शन हुआ होगा, वो पिघला हुआ होगा, और पिघलने से एक्स्ट्रा लावा बना होगा। जैसे कि क्योंकि अगर प्रेशर कुकर में एक्स्ट्रा जब गैस बनती तो सीटी निकलती है, उससे एक्स्ट्रा गैस रिलीज़ हो जाती है, तो उसी तरीके से एक्स्ट्रा जो मैग्मा बना है वो वॉल्केनो से रिलीज़ हो जाएगा। तुम्हारे मन में ये डाउट आना चाहिए कि यहाँ क्यों नहीं है। तुमने कभी सुना है कि यहाँ भारत में कहीं पे ऊपर ज्वालामुखी है, वॉल्केनो है? नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। वॉल्केनो अगर कहीं है तो यहाँ है भारत में। अंडमान निकोबार में दो हैं, बैरन और नारकोंडम। नारकोंडम तो डॉर्मेंट है, बस बैरन ही एक्टिव हो। यहाँ पे दूर दूर तक कोई वॉल्केनो है ही नहीं। ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि जब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होगा तो माउंटेन बनेगा, बिल्कुल बना, हिमालय बना। टेथीस सागर जो टेथीस सी था उसके सेडिमेंट वो पूरा ऊपर उठ गया, और एक नीचे धंसेगी, और एक जो यहाँ पर है उस वो और उसके जो सेडिमेंट है वो सब ऊपर उठेंगे। वो क्या होंगे? वो ऊपर उठेंगे और माउंटेन बनेगा, बन गया। वोल्केनो क्यों नहीं बना यहाँ पे? क्यों नहीं वोल्केनो बना? अब कारण समझना, वोल्केनो क्यों नहीं बना। अब मैंने बोला कि कन्वर्जेंट, ठीक है, ध्यान से, कन्वर्जेंट। अब कन्वर्जेंट मतलब दो प्लेट पास आ रही हैं। प्लेट कितने तरीके की होती हैं? कितने तरह का कन्वर्जेंट हो सकता है? या तो कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट आपस में पास आ सकती हैं, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो सकता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और वो मतलब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट प्लेट बाउंड्री आपस में आ सकती हैं, या ओशन ओशन आ सकती हैं, या कॉन्टिनेंट और ओशन आ सकती हैं। यही है बात। तो ये बात तो तुमको मैंने सिखाई कि अगर कॉन्टिनेंट और ओशन आए तो जो ओशन वाली वो नीचे धंस जाएगी, ओशन वाली नीचे धंस जाएगी, नीचे धंसेगी, वॉल्केनो बन जाएगा। ओशनिक ओशन में क्या होगा? सर ये तो दोनों सेम होगी, तो इनमें से जो भारी होगी वो धंस जाएगी, क्योंकि भारी तो होती ही है, ये ओशन वाली भारी तो होती हैं, तो जब भी लड़ेंगे आपस में टकराएंगे तो ये धंस जाएगी और वोल्केनो बन जाएगा, धंस जाएंगे और उसमें वोल्केनो बन जाएगा। इसमें पहाड़ नहीं बनता है, इसमें पहाड़ नहीं बनता, थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में हो रहा है, लेकिन छोड़ो उसको, ठीक है। पहाड़ इसलिए नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे कोई सेडिमेंट नहीं होते हैं समुद्र में। सेडिमेंट तभी होते हैं जब कॉन्टिनेंट होता है। ये जो केस मैंने पढ़ाया था हिमालय वाला, वो था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दोनों कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस का उदाहरण है। अब इसमें होता क्या है कि दोनों ही कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट है। अब नीचे कौन सा है? क्योंकि दोनों ही लाइट है। अभी पढ़ा था ना कि ओशनिक क्रस्ट डेंसर होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइट होती है, तो दोनों ही लाइट हैं। अब धंसे तो धंसे कौन? तो एक को तो धंसना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा धंसेगी भी तो ऐसा कोई ज़्यादा यहाँ पर धसाव नहीं होगा, और जो जो यहाँ पर बनेगा माउंटेन वो इनके फोल्डिंग के जैसे बनेगा। दोनों में से कोई नहीं धंसेगा, तो यहाँ पर क्या होगी? इनकी फोल्डिंग होगी। इट इज़ लाइक कि आप पेपर लो और पेपर को दोनों साइड से पुश करो। एक A4 साइज़ का पेपर लो या फिर किसी भी साइज़ का, उसको दोनों साइड से पुश करो, क्या होगा? बीच से उठ जाएगा। वो हुआ हिमालय के साथ, क्योंकि कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है। जब कोई धंसा ही नहीं तो नीचे एक्स्ट्रा लावा क्रिएट ही नहीं हुआ, तो वोल्केनो बनेगा कहाँ पे? समझ में आया कि ये कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होने के बावजूद भी क्यों हिमालय के आसपास तुमको कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है? तो सर यहाँ कैसे क्रिएट हुआ, जरा बताना। तो यहाँ का भी कारण समझ लो, बड़ा अच्छा कारण है यहाँ का, ठीक है, बड़ा अच्छा कारण है यहाँ का। कारण क्या है वो समझो। कारण आप ये सोचना चाहो तो सोच सकते हो, पल्ले पड़ेगा नहीं आपको कि भाई क्यों यहाँ पर वोल्केनो बना हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो आपके अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड यहाँ पे क्रिएटेड हैं, वो क्रिएट 3 कारणों की वजह से हुए हैं। पहला कारण तो ये कि जो ये हिमालय क्रिएट हुए यहाँ पर आपका, क्योंकि ये सिर्फ यहीं कोलिजन थोड़ी ना हुआ, साइड में भी तो कोलिजन हुआ, यहाँ भी कोलिजन हुआ। तो यहाँ पर म्यांमार में अराकानयोमा माउंटेन्स बने, और जिनका एक्सटेंशन है ये अंडमान निकोबार, उन्हीं का ही, क्योंकि ये यहाँ नहीं दिखते क्योंकि यहाँ पर पानी आ गया ऊपर, यहाँ पर दिख जाते हैं वो, ठीक है। ये पहला कारण है अंडमान निकोबार बनने का। दूसरा कारण जो अंडमान निकोबार, वो जो यहाँ पर आपको बैरन नारकोंडम देखने को मिलता है, क्योंकि ये प्लेट बर्मा प्लेट है, ये बर्मा प्लेट है, और बर्मा प्लेट, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी बर्मा प्लेट। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। ये आपको जो देखने को मिल रही है बर्मा प्लेट है, ये कॉन्टिनेंट टाइप की है, थोड़ी सी ओशनिक और थोड़ी सी कॉन्टिनेंट है। ये जो है इंडियन प्लेट, ये पूरी ओशनिक है। कहीं दिख रहा है कॉन्टिनेंट तुमको? ये पूरी ओशनिक है। तो ये कॉन्टिनेंट है आधी, और आधी थोड़ी सी ओशनिक है। ये पूरी ओशनिक है। कौन धंसेगी? इंडियन प्लेट धंसेगी, और जब इंडियन प्लेट धंसेगी तो क्या होगा? यहाँ कहीं धंसा होगा, यहाँ कहीं सबडक्शन क्रिएट हुआ होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे सबडक्शन जोन क्रिएट हुआ होगा, और जिसकी वजह से यहाँ बैरन और नारकोंडम क्रिएट हो गए होंगे। तो ये जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो तुमको ये सब विचित्र नहीं लग रहा होगा कि क्यों यहाँ बैरन नारकोंडम है, ठीक है, यहाँ क्यों नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया कि यहाँ पे अब एक डाउट फिर मन में आया होगा काफ़ी लोगों के, मैं पहले तुम्हारा डाउट क्लियर किए दे रहा हूँ। वो ये डाउट है कि अभी तो आप बोल रहे थे कि इंडियन प्लेट कॉन्टिनेंट है, यूरेशियन प्लेट कॉन्टिनेंट है, अब बोल रहे हो कि यहाँ ओशनिक है। तो बिल्कुल ये क्रस्ट है, ठीक, ये पहाड़ और समतल मैदान है, और ये पानी भरा हुआ है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसको क्या बोलेंगे? ओशनिक क्रस्ट। तो है तो ये इंडियन प्लेट ही, लेकिन यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल है, यहाँ पर ये ओशनिक है, क्योंकि यहाँ समुद्र है। ये कहीं दिख रहा है कॉन्टिनेंट? तो ध्यान रखना, एक क्रस्ट कहीं पे कॉन्टिनेंटल बिहेव कर सकती है, कहीं पर ओशनिक बिहेव कर सकती है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कॉन्टिनेंटल है पूरी तरीके से क्योंकि ज़मीन है, और यहाँ ओशनिक है क्योंकि यहाँ पर पानी है, और क्योंकि ओशनिक है तो नीचे धंसेगी, और नीचे धंसेगी तो सबडक्शन जोन क्रिएट होगा, और सबडक्शन जोन क्रिएट होगा तो इसके कंपैरिजन में तो डेंसर ही है, जो आधी अधूरी कॉन्टिनेंटल और आधी अधूरी ओशनिक है, तो फिर वोल्केनो बनेगा। इसी से बैरन नारकोंडम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो समझे कॉन्वर्जेंट के सारे सिनेरियो, पॉसिबल सिनेरियो,
कि कॉन्वर्जेंट में ही आपको यहाँ पर मेनली वॉल्केनो देखने को मिलते हैं, ट्रांसफॉर्म में नहीं देखने को मिलेंगे। डाइवर्जेंट में इक्का दुक्का आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो मैग्मा निकलेगा थोड़ा सा, तो उसी को हम वॉल्केनो बोल देते हैं। ठीक, क्लियर? अब डाउट हो तो पूछो, तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ख़त्म है मामला, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। लक्षद्वीप बनने का रीजन कोरल है। अच्छा, अभी मैंने बोला अंडमान निकोबार 3 कारणों की वजह से बना है, 2 तो बता दिए कि अराकान योमा का एक्सटेंशन है और ये जो प्लेट का कन्वर्जेंस हुआ उसकी वजह से सबडक्शन क्रिएट हुआ। तीसरा कारण क्या है? व्हाट इज द थर्ड रीजन बिहाइंड इट? थर्ड रीजन कोरल है। कोरल क्या होता है अभी पढ़ाएंगे। और ये लक्षद्वीप जो है वो पूरी तरीके के कोरल है। लक्षद्वीप में कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्सटेंशन ऑफ माउंटेन नहीं, पूरे कोरल हैं। ये जो है पूरे कोरल नहीं है, लेकिन आयरनिकली ये तुम ऑब्जर्व करो एक बार, अभी यूपीएससी में जब सवाल बना था, ठीक है, कि कहाँ कोरल ज़्यादा है, तो लक्षद्वीप से ज़्यादा कोरल अंडमान निकोबार में, ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? मज़ा आ गया सर जी, बस यही मज़ा आना चाहिए था। आर्कीपेलागो होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, चेन ऑफ आइलैंड। जब इस तरीके के आइलैंड होते हैं तो उनकी चेन को आर्कीपेलागो बोल देते हैं। मज़ा ही आ गया, बस यही कमेंट चाहिए था, बस तुमने बोल दिया, हमें मज़ा आ गया। श्रीलंका एक सिंपल सा ऐसा कुछ बनी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी या फिर कुछ इस तरीके की एक्टिविटी की वजह से बना हो। सर कॉन्वर्जेंट प्लेट में 100% वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी ही क्या? बिल्कुल होगी अगर सबडक्शन हो रहा है तो, लेकिन यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा ना, तो हम ये नहीं बोल सकते कि 100% होगी, क्योंकि 100% सबडक्शन तो हो ही नहीं रहा है ना। यहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ नहीं बनना है, और जहाँ होगा वहाँ बनेगा, पक्का बनेगा। और हमेशा जहाँ पे दोनों प्लेटें मिलती है ना, उसके कहीं 70, 80, 100 किलोमीटर दूर तुमको वॉल्केनो देखने को मिलता है, क्योंकि सबडक्शन वहीं पे होता है ना। नीचे जब धंसेगा ये, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा, तो यहीं तो वॉल्केनो बनेगा, यहीं से तो निकलेगा। ठीक है, और ये मूवमेंट अभी भी हो रहा है, ये मूवमेंट अभी भी हो रहा है। हो सकता है कि यहाँ से मिलियन साल पहले ही अरेबियन प्लेट जो है टकरा के इधर जुड़ जाए, इधर आके इंडिया का पार्ट हो जाइए मिलियन साल बाद। ठीक है, अखंड भारत का हिस्सा। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि किस तरीके से ये चल रहा है सिस्टम। ये दूर जा रही हैं, और कहीं दूर जा रही हैं तो ये देखो, ये भी कहीं से दूर से आ रही होगी, ये भी कहीं किसी से दूर हट के आ रही होगी, ये भी कहीं से दूर से हट के आ रही है, लेकिन दोनों आपस में मिल रही हैं। समझे इस चीज़ को कि कहीं पे बन रही हैं चीज़ें तो कहीं बिगड़ रही हैं। देखो यहाँ से बाहर दूर जा रही हैं तो अंदर का मैग्मा बाहर निकल रहा है, ध्यान से। दूर जा रही, ये भी कहीं से दूर से आ रही, कहीं बना रही होगी, ये आपस में कन्वर्जेंट हो जाएंगी तो नीचे धंसेगा तो क्या होगा, यहाँ पर कैसी प्लेट बनेगी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनेगी, सबडक्शन जोन क्रिएट होगा, वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, अगर दोनों कॉन्टिनेंट नहीं है तो। लेकिन क्योंकि ये ओशनिक है तो ये धंसेगी। ये कॉन्टिनेंट है, देखो ये कॉन्टिनेंट है, ये ऊपर रही, और ये ओशनिक है, ये धंस गई नीचे, ये नीचे धंस गई। ठीक, क्लियर? चलिए, और ये क्योंकि कॉन्टिनेंट है और ये सॉरी ओशनिक है तो मिड ओशनिक रेंज बन गई यहाँ पे। टेक्टोनिक प्लेट का पूरा मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है, कुछ बाकी नहीं रह गया। ठीक है, यू आर डन विद एवरीथिंग। क्लियर? ये क्या है इसको भी बाद में देख लेना। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मरियाना ट्रेंच, थोड़ा सा फैक्ट है, मरियाना ट्रेंच इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। पूरे प्रशांत महासागर में जो सबसे गहरा बिंदु है वो मरियाना ट्रेंच है। हमारा हिमालय 8.8 या 8.9 848 मीटर, यानी लगभग 8.8 किलोमीटर ऊंचा है। उससे भी ज़्यादा गहरा है मरियाना ट्रेंच। कहाँ पड़ता है मरियाना ट्रेंच? ये पैसिफिक प्रशांत महासागर में जो आप देख पा रहे हैं ये। ठीक है, ये है मरियाना ट्रेंच। इंडियन ओशन का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है जावा ट्रेंच। यहाँ पे अटलांटिक है, पुएर्तो रिको ट्रेंच। ठीक है, तो हर ओशन के यहाँ पे ट्रेंच लिखे हुए हैं, हर ओशन के ट्रेंच यहाँ पे लिखे हुए हैं, डीपेस्ट पॉइंट, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये ट्रेंच क्या होता है? व्हाट इज़ दिस ट्रेंच? ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा। जैसे जावा ट्रेंच है तो ये गड्ढा है, इसकी कितनी है डेप्थ? 7725 मीटर। ठीक है, ये गड्ढा है। अब गड्ढा क्रिएट कैसे होता है? गड्ढा क्रिएट कैसे होता है? गड्ढा ऐसे क्रिएट होता है, रुक जा, गड्ढा ऐसे क्रिएट होता है जब कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होती है, एक प्लेट दूसरे के नीचे गई, सबडक्शन यहाँ पर थोड़ा दूर जा क्रिएट होगा, वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी, और यहाँ पे गड्ढा बन गया। ऐसे ही गड्ढे बनते हैं, समझ में आई? ट्रेंच समुद्र के बीच में, समुद्र के आसपास क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई प्लेट सबडक्ट करी होती है। जैसे कि ये जावा ट्रेंच क्यों बना होगा जावा ट्रेंच? क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई सबडक्शन हुआ होगा। ये माना जाता है कि जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है उसका सबडक्शन हुआ है यूरेशियन प्लेट में, और उस सबडक्शन की वजह से यहाँ पर ट्रेंचेस बने, जैसे मरियाना ट्रेंच और जावा ट्रेंच।
तो ट्रेंच कैसे बन रहा है, एक प्लेट आई, नीचे धंसी, पिघली, वल्केनो बना और यहाँ गड्ढा बन गया इस तरीके से, तो ये ट्रेंच बन गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशन। समुद्र जो है समतल मैदान नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब एक्सप्लोरेशन हुए समुद्र के अंदर के, तो हैरान रह गए साइंटिस्ट कि जितनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ज़मीन के ऊपर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में, उससे कहीं ज़्यादा डाइवर्सिटी तो समुद्र के अंदर पड़ी हुई है। जैसे कि यहाँ पर कुछ मेजर रिलीफ फीचर जो बड़े बड़े भौगोलिक जो राहत विशेषताएँ हैं वो हैं, जैसे 4 कॉन्टिनेंटल शेल्फ महाद्वीपीय शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप महाद्वीपीय ढलान, कॉन्टिनेंटल राइज महाद्वीपीय उत्थान और एबिसल या डीप सी प्लेन आगाध तल या गहरी समुद्र का मैदान, और माइनर ये है सी माउंट, गयोट, मिड ओशनिक रिज और ट्रेंच और कोरल और अटोल। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब देखेंगे जितना नीडेड है। पहले मेजर को देखते हैं। ठीक, समुद्र में तुम जैसे कल गोवा वाले बीच में तुमको ले गए थे, आज भी हम तुमको ले जाएं, तो जैसे ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन है और पानी में पैर रखा और डूब गए, लो गए, गुड बाय टाटा गया, ऐसा तो होता नहीं है। धीरे धीरे पानी आता है ना, धीरे धीरे समुद्र तल झुकना शुरू करता है, धीरे 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 आप समुद्र तल में जाते हो, धीरे 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 धीरे। ऐसा तो है नहीं ये ठीक है, ये ज़मीन है, ये समुद्र है, लो चले गए अंदर, ऐसा तो होता नहीं। यानी कि धीरे धीरे क्या होता है कि ढलान आती है, और उस ढलान को बोलते हैं महाद्वीपीय ढलान, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हल्का हल्का, देखो ये आपका कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं सब, और हल्का हल्का समुद्र, हल्का हल्का ढलान शुरू हुआ, इसको बोलते हैं फिर एकदम से ढलान आती है, एकदम से ढलान आती है, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय ढलान। ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप को महाद्वीपीय ढलान बोलेंगे। तो एकदम से वो डिक्रीज़ हुआ, एकदम से स्लोप बढ़ा। इसका जो स्लोप होता है इट इज़ लेस देन अ डिग्री, 1 डिग्री से भी कम होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का। लेकिन स्लोप का जो ग्रेडियंट होता है वो 2 से लेकर 5 डिग्री का लगभग होता है। ठीक है, 2 से 5 डिग्री, तो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप। देन ये कॉन्टिनेंटल राइज, थोड़ा सा राइज करेगा, एंड ये आ जाएगा मैदान, डीप सी प्लेन या एबिसल प्लेन। ये देखो गड्ढा बना है, क्योंकि इधर से ऐसे मैग्मा बाहर निकल रहा होगा। मैग्मा जब बाहर निकल, ये प्लेट दूर जा रही होंगी, तो अंदर का मैग्मा बाहर निकल रहा होगा। देख रहे हो, ये और रॉक की एज सेम होगी, ये और ये रॉक की एज सेम होगी, और इस रॉक की एज यंग होगी एज़ कम्पेयर टू सब। अभी देखें तो अगर यहाँ से मैग्मा जा रहा है, यहाँ से भी कहीं से मैग्मा जा रहा होगा, तो इनके लिए कन्वर्जेंट हो जाएगा। जब कन्वर्जेंट होगा तो गड्ढा बन जाएगा, ट्रेंच बन जाएगा, और ये कॉन्टिनेंट में रिफ्ट बोल देते हैं, रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली वगैरह। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, वही सेम चीज़। ठीक है, तो वो सब देखने की ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे समझ लिया। मैं फिर से बताता हूँ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ग्रेडियंट स्लोप ऑफ लेस देन अ डिग्री, एकदम से ढलान 2 to 5 डिग्री, राइज, देन एबिसल प्लेन या डीप सी प्लेन। ठीक, क्लियर, ये हो गए आपके मेजर रिलीफ फीचर। अब माइनर पे आ जाओ, सी माउंट, समुद्री पर्वत। समुद्र में भी तो पहाड़ बनेंगे, समुद्र में भी पहाड़ बनेंगे, तो उनको बोलते हैं सी माउंट, जो समुद्री पहाड़ होते हैं। ग्योट क्या होते हैं, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। अब ये जो हैं सी वेव्स चलेंगी, तो इसका जो पॉइंटेड समिट है इसको इरोड कर देंगे, मतलब इसको विनाश कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। यानी कि जैसे चाकू की धार चली जाती है, नोक जो पैनी नोक है चली जाएगी, और ये नोक ऐसी हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगा इसका टॉप, तो उसको बोलेंगे फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। सी माउंट जिसका टॉप फ्लैट हो गया है। मिड ओशनिक रिज समझ गया, मिड ओशनिक रिज अभी बताया क्या है, ट्रेंच बता दिया, अटोल और कोरल समझते हैं अभी। ठीक है, तो पहले शेल्फ ठीक है, ये अभी समझते हैं। ठीक है, कोरल और अटोल यही बस बाकी है, फिर उसका लेक्चर खत्म। लेकिन उससे पहले शेल्फ के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देख लेते हैं कि इसका जो ग्रेडियंट होता है वो 1 डिग्री या इससे कम होता है। अभी बताया एकदम से तो गड्ढा आ नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये 1 डिग्री या उससे कम का ग्रेडियंट होता है। ठीक है, द ग्रेडियंट ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप इज़ 2 to 5 डिग्री, 2 से 5 डिग्री की ढलान होती है किसमें, इसमें महाद्वीपीय ढलान में। ओके, फैक्ट्स कुछ और देखो, पेट्रोलियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जो ये महाद्वीपीय शेल्फ होता है, यहाँ से पेट्रोल वगैरह निकाला जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो, है ना, मुंबई हाई सब लोकेटेड है कि नहीं, मुंबई हाई, यहीं से तो सब अंबानी जी तेल वेल निकालते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ वगैरह आती हैं, यहाँ पर ज़मीन है, तो ज़मीन का जितना भी डिपॉजिट है वो सब समुद्र के किनारे में डिपॉजिट होगा, चाहे वो नदी लेके आए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। अभी तुमको बताया था जब ओशन प्लेट आती हैं पास में, तो पहाड़ नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि वहाँ सेडिमेंट नहीं है ना, इसलिए। यहाँ पे क्यों पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्ट वगैरह मिनरल खनिज मिलते हैं, क्योंकि
जो सेडिमेंट होते हैं वो कॉन्टिनेंट के पास ही मिलते हैं, सेडिमेंट वगैरह जो डिपॉजिट होते हैं, चाहे फॉसिल वगैरह। अब ये जो एनर्जी है, चाहे पेट्रोल कोयला, ये क्या है, जो पेड़ पौधे ये सब जो हैं ये अंदर नीचे जाके बरी हो गए हैं, ये फॉसिल्स, और धीरे 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 जाके यही कोयला और ये सब पेट्रोल वेट्रोल सब यही सब कोयला वगैरह का निर्माण करते हैं, यही फॉसिल्स, यही जो आपके सेडिमेंट होते हैं। तो कॉन्टिनेंट के पास में ही देखने को मिलेंगे जहाँ जीवन बसर कायदे का हो, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको ये सब एनर्जी के स्रोत मिलते हैं, ओके। अब सबसे चौड़ा शेल्फ कहाँ का है, साइबेरिया का। ज़्यादातर कॉन्टिनेंट के ईस्ट में, कहाँ, कॉन्टिनेंट के ईस्ट साइड में तुमको लंबे चौड़े शेल्फ देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे सबडक्शन ना हो रहा हो, जहाँ सबडक्शन ना हो रहा हो। जहाँ सबडक्शन हो जाता है तो वहाँ बड़ा बड़ा बहुत छोटा शेल्फ होता है। जैसे कि अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करूँ तो इसकी एवरेज जो विड्थ होती है, एवरेज, वो 75 से 80 किलोमीटर की होती है। अब साइबेरिया में देख लो 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर चौड़ा है। लेकिन अगर तुम यहाँ आ जाओ साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में या ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में, तो बड़ा पतला ही है, लगभग 15 से 20 किलोमीटर ही सिर्फ चौड़ा ही है, क्योंकि यहाँ पर सबडक्शन हो गया है। ये कौन सी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है। अब साउथ अमेरिकन प्लेट जब यहाँ पे आती है, हाँ, ये ओशनिक है, ये कॉन्टिनेंट है, सबडक्शन होगा तो यहाँ पर उतना वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं बनेगा। लेकिन यही ये जो साउथ अमेरिकन प्लेट है, जब यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट से इंटरेक्शन करती है तो एज अ ओशनिक प्लेट बिहेव करती है, क्योंकि यहाँ पे तो समुद्र है ना, यहाँ पे तो समुद्र है। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, इंडियन प्लेट यहाँ पे यूरेशियन प्लेट के कॉन्टिनेंट के तौर से बिहेव कर रही है, लेकिन बर्मा प्लेट के साथ वो ओशनी की तरह बिहेव कर रही है। तो वही सेम यहाँ पे भी होता है, उसका मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जहाँ सबडक्शन हो गया तगड़े का, तो वहाँ फिर बहुत पतली शेल्फ बनती है, जैसे यहाँ पर बन रही चिली के कोस्ट में, ठीक है, सिर्फ 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी बनेगी, बहुत ही नैरो होती है, ओके। कोरल पे आ जाते हैं, वाटर कोरल्स, प्रवाल भित्ति क्या होते हैं वो समझते हैं। फिर दो तीन कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो ऑप्शनल होंगी। ऑप्शनल इन दी सेंस अगर आपको समझनी तो समझ लो, ठीक है। अगर आप हायर एग्जाम देने जा रहे हो, पीसीएस वगैरह, नहीं तो कोई ना भी समझोगे तो चलेगा। लेकिन पहले हम कोरल और अटोल समझ लेते हैं। वैसे कोरल मैं आपको एनवायरमेंटल साइंस में भी पढ़ाऊँगा डिटेल में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी क्योंकि बात आई है तो थोड़ा जान लेते हैं। कोरल इस तरीके से, अगर आपने कभी समुद्र मैं देखा हो, मैंने पहली बार देखा था, वो मूवी थी ना शायद, उसमें ऋतिक रोशन के डबल रोल होते हैं, अमीषा पटेल होती है, मतलब बहुत पहले देखी थी, मुझे अभी भी याद है। सर्दियों का टाइम था या फिर मुझे बुखार था, मैंने चादर ओढ़ रखी थी, कुछ तो था लेकिन मैंने चादर जरूर ओढ़ रखी थी, ठीक है। और छोटी सी टीवी थी, ठीक है। और उसमें देखा था कि ऐसा जब वो उसका एक्सीडेंट होता है ऋतिक रोशन का, वो फिर गिरता है, तो उसमें इसी तरीके कुछ तो दिखाया जाता है, ठीक है। तो मेरा पहला इंटरेक्शन था कोरल्स के साथ। तो कोरल इस तरीके के बड़े ही रंग बिरंगे से होते हैं, और इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोलते हैं, समुद्र के वर्षावन बोलते हैं इनको, ठीक है, रेन फॉरेस्ट ऑफ सी। और ये इतने, हाँ, कहो ना प्यार है, हाँ हाँ हाँ, ये बिल्कुल ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा नहीं है, वो वही है, कहो ना प्यार वाली, हाँ। तो रेन फॉरेस्ट ऑफ सी, ठीक है। तो कोरल्स, वो देखा तुमने से, मतलब तुम सोचने वाली बात है, ये पुल है, ठीक है। अब समुद्री पुल तो नहीं था यार, वो नदी का पुल था, और वो पुल तोड़ के वो नीचे गिरा और ये कोरल्स वगैरह थे। लेकिन कोरल्स कभी भी नदी में नहीं मिलते हैं, ये हमेशा समुद्र में ही मिलेंगे आपको, ये नदी में नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं देखते हैं। तो इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ सी बोलते हैं। दे एग्जिस्ट इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जूज़ैंथेले एल्गे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, सहजीवी संबंध का मतलब ये होता है कि तुम हमारी हेल्प करो, हम तुम्हारी हेल्प करें। इट इज़ लाइक जैसे कि तुमने स्कूल में सेटिंग करी होगी, जो तुम्हारे आसपास जैसे तुम्हारे आगे पीछे बैठता होगा कि भाई ये 3 चैप्टर तुम पढ़ा ना, ये 3 चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़ा तुम बताना, थोड़ा हम बताएंगे, दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन होता क्या, तुम्हें भी पता है, दोनों ही कुछ नहीं पढ़ के आते हो, और ठीक है, सब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप चल जाती है एल्गे के बीच में और इन कोरल्स के बीच में। ये एल्गे क्या करते हैं, एल्गे जो हैं, शैवाल जो हैं, ये फोटोसिंथेसिस करके, अगर थोड़ा बहुत मैं समझा रहा हूँ डिटेल में, जैसे होता है एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ाऊँगा ये, तो ये खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस भी अभी आपको पता नहीं है, बायो में पढ़ोगे, ठीक है। तो खाना बनाएंगे, तो ये खाना, सिंपल टर्म्स में ये खाना बनाएंगे, वो जो है इनको वाटर मिनरल प्रोवाइड करेंगे और इनको रहने की जगह देंगे और उनको थोड़ा सा कंजर्वेशन काइंड ऑफ घर टाइप देंगे। तो ये खाना देंगे, वो घर देंगे। तो इस तरीके से इनकी रिलेशनशिप चलती है। जब ये मरते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का सेक्रेशन करते हैं, तो ये एकदम कॉलोनी बन जाती है पूरी, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरीके से लंबे लंबे चौड़े कोरल्स बन जाते हैं, कॉलोनी के टाइप में एग्जिस्ट करते हैं ये, ठीक है। और ये अलग अलग तरह के कोरल बनते हैं, जैसे कि
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये फ्रिंजिंग रीफ है, ठीक है। ये फ्रिंजिंग रीफ है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका माउंटेन है, इसके आसपास कोरल डिपॉजिट हो गया, कोरल बन गया। कोरल को चाहिए थोड़ा सपोर्ट, तो इसको सपोर्ट यहाँ से मिल गया होगा, तो इसको बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ। क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग रीफ, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा क्या हुआ, समुद्र, ये जो पहाड़ का हिस्सा था वो डूबने लगा हल्का सा, या फिर यहाँ से चला गया, तो ये इसके बीच में, पहाड़ के इसके बीच में बैरियर, यानी एक बैरियर बन गया, एक गैप आ गया, बैरियर रीफ। और जब ये पूरा चला गया, पूरा डूब गया नीचे, तो अटोल बन गया। ऐसा लग रहा है रिंग है, ऐसा लग रहा है छल्ला टाइप है ये, लेकिन कभी तो यहाँ पहाड़ था, कभी तो यहाँ पहाड़ था जिसके अराउंड ये बना था, लेकिन वो डूब गया और ये रह गया, तो इसको बोलते हैं अटोल। तो समझ आ गया अटोल क्या है? जो कोरल से ही बना है, कोरल से ही बना है अटोल। किस तरीके से बना समझ में आ गया। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, विश्व की सबसे, अब बैरियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पानी है बीच में, देख लो यहाँ जैसे पानी है बीच में, तो ग्रेट बैरियर रीफ है। विश्व में सबसे लंबी चौड़ी अगर कोरल रीफ है तो वो यही है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। कोरल अब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, ठीक है, तो इनको नमकीन पानी चाहिए, खारा पानी चाहिए, फ्रेश वाटर नहीं। नदी यहाँ कोस्ट में तट में कभी ये देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको फ्रेश वाटर चाहिए ही नहीं, इसीलिए कभी भी तट में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नदियाँ आती हैं, यहाँ पे नदियाँ आती हैं, ठीक है। जब ये चीज़ प्रूव करनी थी कि यहाँ पे से जो पत्थर मिले हैं, ठीक है, यहाँ से जो पत्थर मिले हैं, जो कि ये माना जाता है कि राम जी ने रखे थे श्रीलंका पहुँचने के लिए, जब वो श्रीलंका गए थे सीता माता को लेने, तो वो पत्थर कोई और नहीं बल्कि वो कोरल्स ही थे, ठीक है। और जो बीजेपी के जो थोड़े से बागी टाइप के सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, तो उन्होंने कोर्ट में इसी तरीके से इसको प्रूव किया था कि भाई ये जो आप पत्थर देख रहे हैं कोरल्स हैं, एंड कोरल्स कभी भी कोस्ट में नहीं मिलते हैं, तो ये यहाँ पर कैसे आए? मतलब है कि किसी ने इनको यहाँ पर उठा के रखा है, ये अपने आप से यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोस्ट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि इनको चाहिए सलाइन वाटर। तो इसी तरीके से उन्होंने प्रूव किया था इस चीज़ को। सनलाइट चाहिए। अब सनलाइट क्यों चाहिए? क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस करना है, फोटोसिंथेसिस के बिना खाना तो बन नहीं सकता है, ठीक है। तो और सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। क्लियर वाटर चाहिए, क्योंकि अगर मडी वाटर होगा, धुंधला पानी होगा, उसमें मड होगी, तो सनलाइट नहीं आ पाएगी ना। सनलाइट के लिए क्लियर वाटर चाहिए, और टेम्परेचर नॉर्मल 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस में। अभी के लिए देख लो थोड़ा सा कि अगर बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, समुद्र का टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता है, तो इनका ये जो जूज़ैंथले एल्गे हैं, जो इनके पॉलिप्स हैं, वो एक्सपेल हो जाते हैं। एक्सपेल का मतलब बाहर निकल जाते हैं। तो जब बाहर निकल जाते हैं तो कौन किसके लिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उनकी बिगड़ जाती है। वो खाना बनाएंगे भी तो किसके लिए? अकेले अकेले खा लेंगे। और वो, ठीक है, वाटर मिनरल भी किसको प्रोवाइड करेंगे? तो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये कोरल ब्लीचिंग होती है। कोरल ब्लीचिंग में जहाँ पे ये जो एल्गे होते हैं उनको एक्सपेल कर देता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो कोरल विल एक्सपेल दी एल्गे, उनको बाहर निकाल देंगे। ये जो जूज़ैंथले एल्गे होते हैं इनको डिग्नोफ्लेगलेट्स बोलते हैं, जिसकी वजह से इनको जो डिफरेंट ये कलर्स हैं इनको वो यहीं से मिलते हैं, ठीक है, जो अलग अलग तरीके के रंग हैं, ठीक है। तो कोरल होते हैं। कोरल क्या होते हैं? फिर से रिपीट करता हूँ। ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं जूज़ैंथले एल्गे के साथ, जो इनको खाना देते हैं। ये कोरल इनको वाटर मिनरल प्रोवाइड करते हैं। जब ये मरते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का सेक्रेशन करते हैं और बड़ी बड़ी कॉलोनी बन जाती है इनकी। ये अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि फ्रिंजिंग रीफ होता है इस तरीके से आसपास, थोड़ा सा अगर गैप आ जाएगा तो उसको बैरियर रीफ बोलेंगे, और अगर पूरा चला जाएगा इस तरीके से तो उसको अटोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अटोल बोलेंगे उसको, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन क्या है? एक तो क्लियर वाटर चाहिए इनको, यानी कि मडी वाटर नहीं चलेगा, प्लस इनको प्रॉपर सनलाइट चाहिए, प्लस इनको सेलाइन वाटर चाहिए, फ्रेश वाटर नहीं चाहिए इनको, इसीलिए कोस्ट में, तट में नहीं देखने को मिलेंगे। और इनको जो तापमान चाहिए वो नॉर्मल 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए। और कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? जब ये कोरल अपने अंदर से इन एल्गे को निकाल दें कि निकलो भैया टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, हम रख नहीं पाएंगे तुमको, ठीक, खत्म हो गया। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अब कुछ इक्का दुक्का चीज़ें अगर समझनी है तो यहाँ पे थोड़ा सा समझा दें, क्या कि ना समझाएं बताओ? चलो रहने दो, ठीक है, इतना ही देखो, इतना ही काफ़ी आपके लिए। और बाकी एक चीज़ ध्यान रखना कि वैसे तो जब कॉन्टिनेंट पढ़ाएंगे तो अभी इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन समुद्र हमारे टोटल 5 होते हैं, ठीक है, जिनको कि हम इस तरीके से याद रखते हैं पैसा करके, ठीक है। सबसे बड़ा होता है पैसिफिक, और सबसे डेप्थ में भी यही, सबसे गहरा भी यही। मरियाना ट्रेंच कहाँ था? पैसिफिक में। दूसरा सबसे बड़ा है अटलांटिक ओशन। तीसरा सबसे बड़ा है इंडियन ओशन, विच इज़ दी ओनली ओशन, एकमात्र महासागर है जो किसी देश के नाम पे है, जिसको लेके चाइना को काफ़ी चुल मचती रहती है, चाइना को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है इससे, ठीक है।
देन है आपका सदर्न ओशन एंड देन आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो ये 5 ओशन है जिसमें सबसे बड़ा पैसिफिक है, देन सबसे छोटा आर्कटिक है। याद रखने की ट्रिक, निंजा ट्रिक ये है पैसा। ठीक है, पैसा। ओके ओके, क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है? एंड जिसको भी ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, नोट्स चाहिए, क्विज चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो वो बैच में एनरोल कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। ठीक है, ये बैच है इंग्लिश के साथ, ये कॉम्बो बैच टाइप है ये। ठीक है, 4.2 और इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना सभी लोग? कोरल रॉक नहीं होते हैं, ठीक है, कोरल बताया तो मतलब ये कि जब कैल्शियम कार्बोनेट का सेक्रेशन करते हैं तब ज़रूर रॉक की तरह आप बोल सकते हैं। ठीक है। सर एक बार रिवीजन का तरीका और बता देना प्लीज़। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन लगाओ। कैनियंस जब ये पढ़ाएंगे ना रिवर वगैरह, तब वहाँ पे बताएंगे। ठीक है, कैनियन वगैरह। चलो, और किसी का कुछ डाउट? चलो क्वेश्चन लगाना शुरू कर सकते हो। एप्लीकेशन के अंदर ही पोर्टल मिलेगा, वहाँ पर आप डाउट को पोस्ट कर सकते हो और वहीं से पूछ सकते हो। गर्दा उड़ा दी सर जी। अच्छा, कोरल क्या उंगली, कोरल क्या उंगली में पहनते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, निकाल के लाते हैं, फिर उसी से जो जब तुम्हारी शादी होगी तो वो जयमाल होता है, तो उसी में उसको पहनाते हैं एक दूसरे को, वही कोरल ही होता है वो। टिलाइट डिपॉजिट, जो ग्लेशियर डिपॉजिट लाते हैं, ग्लेशियर जब चल के आते हैं, जब ग्लेशियर चल के आते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे। ठीक है, जब ग्लेशियर्स आएंगे तो कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे, और जब वो कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे तो उसको डिपॉजिट करेंगे, उसी को टिलाइट डिपॉजिट बोलते हैं, सिंपल। सर आपने बोला था माउंटेन फॉर्म होता है तो उतना नीचे भी जाता है, देन सबडक्शन होगा, वोल्केनो फॉर्म होगा ना? हाँ वही कारण है, लेकिन मेन वोल्केनो बनने का कारण हुआ है कि सबडक्शन हुआ ना, कि सब पिघलता है, वो जो रॉक है, वो चट्टान है जो सबडक्ट हुआ उस वजह से। अच्छा बस एक चीज़ है, मतलब ठीक है समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो जाने देना, लेकिन पीछे जैसे एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पूछ सकता है। रुकना यार। ठीक है, थोड़ा सा अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो, थोड़ा सा अगर, मैंने आपको क्या बताया था कि जो भूकंप आता है वो ज़रूरी नहीं कि ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में ही है। ठीक है, वो भूकंप ज़रूरी नहीं कि ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री में है, कभी कभी यहाँ पे भी आ जाते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे भी प्लेट बाउंड्री है, तो प्लेट के बीच में मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे भूकंप आते हैं। बस मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने आपसे कल ये चीज़ बोली थी, बताई थी आपको कि पहले तुम बताओ, शैलो डेप्थ, जो शैलो फोकस अर्थक्वेक होते हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, या फिर जो शैलो होते हैं, या फिर जो बहुत डेप्थ में होते हैं? शैलो फोकस अर्थक्वेक ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, या फिर डेप्थ में जिनका फोकस होता है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं? तो हमने पढ़ा था शैलो जो होते हैं, शैलो जो होते हैं वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। तो तुम मुझे बताओ शैलो कहाँ पे आएगा? ये ए ले लिया मैंने जहाँ पर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन रही है, और ये बी ले लिया जहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन रही है। कहाँ पर शैलो फोकस अर्थक्वेक आएगा बताओ जरा? अंडमान निकोबार कौन से लैटिट्यूड में पड़ेगा? यहाँ क्या मेरे साथ केबीसी खेल रहे हो तुम? ये इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, अंडमान निकोबार हम उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन पढ़ रहे हैं, वो इंडियन ज्योग्राफी के पहले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो डाउट है वो आप पूछो। ए में शैलो फोकस अर्थक्वेक बनेगा? अच्छा अच्छा अच्छा, ए में बनेगा। ओके, सबका गलत है, सबका गलत है, क्योंकि सबने ए बोला, सबका गलत है। यहाँ पे प्लेटें आपस में यहाँ पे टकरा रही हैं, यहाँ प्लेटें अगर हम देखें तो वही है कि ये मिटेगा नहीं थोड़ा सा, इसलिए यहाँ पे प्लेटें कहाँ टकरा रही हैं? यहाँ पे टकरा रही हैं। कौन ज़्यादा शैलो है, बी की ए? हाँ,
तो ध्यान रखना, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में शैलो फोकस अर्थक्वेक आते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप बनने को SSC में बन सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ PCS वगैरह में या फिर CDS CAPF में बहुत चांसेस है बनने के। चलो तो देखो भैया, बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है? चागोस, फिलीपींस, सोमाली या फिर एम्स्टर्डम सेंट पॉल रिज। नॉट अ बॉटम रिलीफ ऑफ इंडियन ओशन। चागोस भी है, एम्स्टर्डम सेंट पॉल भी है और फिलीपीन ट्रेंच भी है। सोमाली बेसिन नहीं है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, चागोस है, एम्स्टर्डम है और फिलीपीन, ये तीनों ही रिज बोल लो या ट्रेंच बोल लो, कहाँ पर है? इंडियन ओशन में ही है, ठीक है। ये तीनों कहाँ पे हैं? इंडियन ओशन में ही है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा गलती से वो, या फिर क्वेश्चन नंबर 0 मार्क कर लो इसको ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्केनिक आइलैंड इज चेन्स इज नॉट एसोसिएटेड विद मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज से कौन एसोसिएटेड नहीं है? अजोर्स आइलैंड, एसेंसन आइलैंड्स, हवाई आइलैंड या ट्रिस्टन दा कुन्हा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप श्रृंखला मध्य महासागरीय कटकों से संबंध नहीं रखता है? मिड ओशनिक रिज मतलब मध्य महासागरीय कटक, तो कटक कौन सा नहीं है? सर नाम तो नहीं पढ़ा, लेकिन तुमने एक का नाम पढ़ा हुआ है, हवाई आइलैंड। कल याद करो जब पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पढ़ा रहे थे, ठीक है। ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पढ़ा रहे थे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर थी, तो यहाँ पर क्या था? वॉल्केनिक एक्टिविटी एंड जो सीस्मिक एक्टिविटी वो बहुत ज़्यादा थी। वॉल्केनिक एंड सीस्मिक एक्टिविटी दोनों ही बहुत ज़्यादा थी, होती है यहाँ पे। लेकिन मैंने आपको बताया था ये हवाई आइलैंड है, मऊना लोआ मऊना किया, याद है? कल पढ़ेंगे उसके बारे में, क्योंकि वॉल्केनिज्म एंड रॉक्स का टॉपिक कल के लिए रखा है। तो यहाँ पे मैंने बोला था जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अलावा कॉन्टिनेंट मतलब प्लेट के बीच में वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है उसको हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म बोलते हैं। तो ये मिड ओशनिक रिज तो यहाँ पे नहीं है, ये हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म का प्रकार है ये, ठीक है, हवाई हॉट स्पॉट का, ठीक है। ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पूरा देख रहे हैं, या तो प्लेट कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, वहाँ पर वॉल्केनो और अर्थक्वेक आ रहे हैं। यहाँ पर कोई प्लेट बाउंड्री नहीं है, और जब प्लेट बाउंड्री में नहीं बल्कि प्लेट के बीचों बीच अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है उसको हॉट स्पॉट वॉल्केनिज्म बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहिबिटेड बाई कोरल। इनमें से कोरल के द्वारा कौन इनहिबिटेड नहीं है? कौन कोरल से नहीं बना है? गल्फ ऑफ कच्छ नहीं बना, लक्षद्वीप नहीं बना है, सुंदरबन नहीं बना है, या फिर अंडमान निकोबार। तो सिंपल सी बात है सुंदरबन। वैसे पढ़ा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है, लोड लेने वाली बात नहीं है। हम ये सुंदरबन पढ़ेंगे, बनते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी से। गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी से ये सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है, और यहाँ में नदी के मुहाने पे तो कोरल तो नहीं मिलेगा तुमको, सिंपल सी बात है। अंडमान निकोबार में बताए थे 3 कारण हैं इसके बनने के। एक तो एक्सटेंशन है अराकान योमा का, दूसरा इंडो बर्मा प्लेट का जो वो सबडक्शन है उसकी वजह से वॉल्केनिक कुछ आइलैंड हैं जैसे बायरन आरकोंडम, और कोरल डिपोजिशन है। लक्षद्वीप भी, और गल्फ ऑफ कच्छ में बहुत थोड़ा सा है लेकिन है। ये करो, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर करेक्ट, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन चेन्स एग्जिस्ट बीनीथ द सी। बहुत लंबी लंबी माउंटेन चेन्स हैं, विश्व की कई बृहत्तम पर्वत श्रृंखलाएं समुद्र के नीचे विद्यमान हैं। तो बिल्कुल विद्यमान है, जैसे कि हमने पढ़ा मिड अटलांटिक रिज, अटलांटिक ओशन के बीचों बीच जो रिज बनी हुई है उसको मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं, ठीक है। तो पहला वाला बिल्कुल सही है, ऑप्शन द स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओके। सम माउंटेन्स चेन्स आर रिवील्ड एज आइलैंड आर्क्स। कुछ पर्वत श्रृंखलाएं द्वीप चाप के रूप में प्रकट हुई हैं। सम माउंटेन चेन्स आर रिवील्ड एज आइलैंड आर्क्स, बिल्कुल। एग्जाम्पल के तौर पे अंडमान निकोबार, ये माउंटेन चेन है अराकान योमा, बीच में गायब हो गई पानी की वजह से, देन वो रिवील हुई, ऊपर उठी, किसकी वजह से? आइलैंड, ठीक है। वो तो आइलैंड आर्क के तौर पे वो आती हैं वो, ठीक है, जिनको आर्कीपेलागो बोल देते हैं क्योंकि वो चेन ऑफ आइलैंड होते हैं इसलिए। मिड ओशनिक रिज फॉर्म द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेंज। एग्जाम्पल मिड अटलांटिक रिज। द मिड अटलांटिक रिज यानी मध्य अटलांटिक जो कटक है राइजेस 33 मीटर अबव द फ्लोर ऑफ द अटलांटिक। सिर्फ 33 मीटर, भाई 3 किलोमीटर से भी ऊपर है ये। और फिर चारों तो सही हो नहीं सकते हैं, ऊपर के 3 सही हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगर ऊपर के 3 को लेकर तुम कॉन्फिडेंट हो और तुम्हें नहीं पता 33 मीटर, और वैसी बात है नहीं पता होगा, क्यों? क्योंकि अगर पता होता तो सही पता होता कि भाई 3 किलोमीटर से ऊपर है, और नहीं पता है तो मतलब तुम्हें नहीं पता है कि 33 है कि कितना है, तो फिर ये गलत है, ठीक है। 3 किलोमीटर से भी ऊंचा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नीडेड फॉर द फास्टर ग्रोथ ऑफ द कोरल्स।
यानी कि प्रवाल की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किन घटकों की आवश्यकता होती है? तो अभी बताया था तापमान कैसा चाहिए, अलवण जल नहीं चाहिए, लवण चाहिए, यानी कि उसमें सलाइन वाटर चाहिए, फ्रेश वाटर नहीं चाहिए, यानी कि गलत है ये। पहला अगर गलत है तो पहला गलत है, खत्म, 2 3 4 अपने आप सही हो गया। क्लियर वाटर चाहिए, शैलो वाटर चाहिए, सो दैट सनलाइट आ सके। बहुत डीप पे चले जाओगे तो भी सनलाइट नहीं आएगी, और अगर मडी वाटर होगा तो भी सनलाइट नहीं आएगी। प्लेंटी ऑफ सनलाइट चाहिए, फूड, और टेम्परेचर भी 25-26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो चौथा भी सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ्स इन इंडिया? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप? तो किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज़्यादा एरिया कवर्ड अंडर कोरल रीफ? तो एज अ मैटर ऑफ परसेंटेज तो पूछ नहीं रहा है, परसेंटेज के तौर पे पूछ रहा होता तो लक्षद्वीप होता, क्योंकि वो कोरल के ही बने हुए हैं। लेकिन अंडमान निकोबार भले सिर्फ कोरल के नहीं बने हुए हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में कोरल यहाँ ज़्यादा है अंडमान निकोबार में, ठीक है। गुजरात तमिलनाडु तो ऐसे भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ओशनिक क्रस्ट इज आर करेक्ट? तो जो महासागरीय भूपरपटी है, ठीक है, फिर महासागरीय परपटी है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है? तो महाद्वीपीय शैलों की तुलना में महासागरीय परपटी शैल अधिक नवीन है, यानी ओशनिक क्रस्ट आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। बिल्कुल, क्योंकि वो अंदर से मैग्मा निकल रहा है, लावा सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है, वो सॉलिडिफाई हो रहा है, ठीक है, और क्या बन रहा है, ये नया नया रॉक बन रहा है, ठीक है। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, दैट इज ओशनिक क्रस्ट आर मच यंगर दैन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मध्य महासागरीय कटकों के शिखर के दोनों और समान दूरी पर स्थित महासागरीय परपटी शैल चुंबकीय गुणधर्मों के संदर्भ में समानताएं दर्शाते हैं। दैट इज द ओशनिक क्रस्ट रॉक्स इक्विडिस्टेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द क्रस्ट ऑफ मिड ओशनिक रिज शो सिमिलरिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। एज सेम है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी सेम ही होगी, ठीक है, जिसको कि हम पीलियो मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो पीलियो मैग्नेटिज्म, जो पीलियो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी सेम होगी। बन गया असिस्टेंट कमांडेंट पल भर में। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स आर डेवलप्ड अंडर अलॉन्ग द एजेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्स एंड सेपरेटेड बाय लगून? विच ऑफ द, हिंदी में नहीं है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोरल, कौन से तरह के प्रवाल भित्ति हैं जो कि एजेस ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे बनते हैं और लगून से अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, बैरियर, याद आया, ठीक, ये था। और सेपरेट बाय लगून मतलब वही लेक को लगून बोलते हैं, ठीक है। जो दो कॉन्टिनेंट के बीच में इस तरीके से होता है उसको हम लगून लेक बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब लेक्स के बारे में पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो बैरियर है। फ्रिंजिंग क्या है? किनारों में एकदम लगा हुआ है, चपका हुआ है। अटोल क्या है? एकदम छल्ला है, जयमाला। 1962 who published the theory of history of ocean basins which outlined the theory of how tectonic plate could move, later called the sea floor spreading, ठीक है। 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसमें टेक्टोनिक प्लेटों के गति करने के सिद्धांत को रेखांकित किया गया था, जिसे बाद में समुद्र तल फैलाव कहा गया? अल्फ्रेड वेगनर, लुइस बॉर, हैरी हैमंडस या फिर जॉर्ज एडवर्ड बैकस? पहले वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जेकेजी कोरल पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, बाद में जब वो कैल्शियम कार्बोनेट का सेक्रेशन करता है तो वो एक पत्थर की तरह हो जाता है, लेकिन पहले वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही होता है, ठीक। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या दिया था? 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, ठीक है। और हैरी हैमंड हेस ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 करो। ठीक है, तो ध्यान रखना कोरल लिविंग बीइंग होता है। कोरल को एज एन एनिमल हम लेते हैं, प्लांट के तौर पे नहीं उसको लेते हैं, कोरल को एनिमल के तौर पे लेते हैं, ठीक है। और रॉक हम कंसिडर कर सकते हैं जब वो बाद में उनकी डेथ वगैरह हो जाती है तब, वैसे तो हम उनको एनिमल मानते हैं। 1596 सीधा 1596 देखते ही अब्राहम ऑर्थेलियस, इन्होंने थेसारुस क्या है, थेसारुस जोग्राफिकस, दैट द कंटेंट्स ऑफ द अर्थ वर नॉट ऑलवेज लोकेटेड इन द प्रेजेंट पोजीशंस, ओके। SCGD 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सदर्न हाफ ऑफ द पैंजिया? 225 मिलियन साल पहले पूरा पैंजिया है, पूरा पानी पैंथलासा है, टूटा, ऊपर का लोरेशिया, नीचे का गोंडवाना लैंड। तो नीचे का पूछा है ना, गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन ऑन कोरल रीफ्स एंड शेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स? प्रवाल भित्तियों और शेल निर्माण जीवों पर महासागरीय अम्लीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ओशन एसिडिफिकेशन ये एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, वही है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशन एसिडिफिकेशन होता है, उसका कोई इम्पैक्ट होता ही नहीं है, बिल्कुल होता है। अभी हमने देखा था कोरल ब्लीचिंग होती है, इट एनहांसेस, बढ़ा देता है कोरल की ग्रोथ को, नहीं, इट वीकेंड कोरल स्केलेटन एंड अफेक्ट शेल फॉर्मेशन, उनके स्केलेटन को वीक कर देता है, ठीक है, क्योंकि एसिडिफिकेशन हो जाएगा तो एसिड वीक कर देगा उनको।
मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज सेपरेट फ्रॉम मेन लैंड बाई ए लार्ज सी नोन एज, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो सेपरेटेड था फ्रॉम मेन लैंड, एक यहाँ पर सी था, उस सी का नाम क्या था? उस सी का नाम था टेथीस सी। बेसिक से है क्वेश्चन एकदम, SSC JEE 2024। विच इज द फॉलोइंग इज द थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एंड इज प्रेजेंट ऑन द सदर्न साइड ऑफ द एशिया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है? हाँ, पैसा, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन। A village is established in a region where land meets the ocean. What is this called as? एक गांव है जहाँ जमीन और समुद्र का मिलन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? कोस्टल रीजन, मार्शी लैंड, सी बीच या ट्रॉपिकल रीजन, उसको बोलेंगे कोस्टल रीजन। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तटीय क्षेत्र है वो। द ओशनिक क्रस्ट विच इज मोस्टली मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसाल्ट विच एक्सटेंड्स हाउ मेनी किलोमीटर्स बीनीथ द ओशन फ्लोर। कितना डेप्थ है ओशनिक क्रस्ट का? कल पढ़े थे। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कितना? 30 किलोमीटर, ओशनिक 5 किलोमीटर, ठीक है। तो लगभग वही आप 5 से 10 कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ये सी कंसिडर करो, ठीक है। ये थोड़ा सा थिनर साइड में ही रखो, थिक क्यों ही करना है इसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रखो, ये तो होंगे ही नहीं, ठीक है। 2 से 5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी, यही क्लोजेस्ट है इसमें। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ओशन एसिडिफिकेशन? अगेन एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन वही है, समुद्र का जो एसिडिफिकेशन हो जाना, ठीक है, pH वैल्यू घट जाना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है। तो डिक्रीज इन pH ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं इस वजह से। What which was an ancient ocean that existed approximately 250 to 50 million years ago before the evolution of the Indian Ocean? वह प्राचीन महासागर कौन सा था जो हिंद महासागर के विकास से लगभग 250 से 50 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था? टेथीस, आयोनियन, एजियन या फिर अराल सी? तो इट इज़ टेथीस सी। अराल वगैरह पढ़ेंगे। अच्छा हाँ, जो ये है ना, अगर किसी को लग रहा हो कि सर कॉन्टिनेंट जैसे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, अगर किसी को लग रहा हो कि कॉन्टिनेंट की क्लास थी तो हमने इसके बारे में क्यों नहीं पढ़ा कि इस कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक ये है, यहाँ पे ये माउंटेन रेंज है, वो एकदम आखिरी में पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद, इंडियन ज्योग्राफी के बाद आखिरी क्लास होगी हमारी, जहाँ ही हम पढ़ते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग वाटर बॉडीज टिपिकली हैव द हाईएस्ट सैलिनिटी, ठीक है। सैलिनिटी हाईएस्ट किस में होगी? कहाँ पे लवणता ज़्यादा होती है? एक तालाब में, झील में, नदी में या सागर में? तो सागर में होती है, ओशन में होती है। चलो अगला करो। अगला है आपका, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशंस अक्रॉस द अर्थ सरफेस? सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, बिल्कुल सही है। अब जब समुद्र ऐसे, समुद्र के अंदर सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी, लावा स्प्रेड होगा, तो इसको पुश करेगा और पुश करेगा, तो कॉन्टिनेंट भी पुश होते हैं इसकी वजह से, और कॉन्टिनेंट भी दूर जाएंगे। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग से क्या हो रहा है? सी का जो फ्लोर है, उसका जो ज़मीन है वो स्प्रेड हो रहा है, तो कॉन्टिनेंट भी तो स्प्रेड होंगे, वो भी तो कहीं दूर दूर जाएंगे, एक दूसरे से इधर उधर जाएंगे, ठीक है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ओके, ये नहीं करना है यार, ठीक है, ये नहीं करना है अभी। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, लेकिन ये हम लोग करेंगे कहाँ पे? ये करेंगे जब इंडियन मानसून पढ़ेंगे वहाँ पे। हाउ मेनी डीप्स आर फाउंड इन इंडियन ओशन? तो इंडियन ओशन में कितने डीप्स हैं? तो याद करो, अभी मैंने आपको कुछ तो जो हमने पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें देखे थे, जैसे कि वो एक तो पहला तो जावा ट्रेंच है, ठीक है, जो लगभग 7.7 किलोमीटर डीप है। देन इसके अलावा अगर आपको याद हो तो जो सेंट पोस्टल वाला था, ठीक है, एम्स्टरडेम वाला, वो होगा। टोटल 6 यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 6 यहाँ पे टोटल होंगे हिंद महासागर में। हाँ 1 2 3 4 5, हाँ 6 ही होंगे इसमें, ठीक है। टोटल 6 यहाँ पर आपको गर्त देखने को मिलेंगे। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। अगला करो। अगला है आपका, व्हाट डज द टर्म हेलोक्लाइन? अब याद हो अगर आपको, तो मैंने हेलोक्लाइन किसके लिए रूट वर्ड बताया था आपको? सॉल्ट के लिए बताया था, ठीक है, सॉल्ट के लिए बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अ लेयर विद अ रैपिड चेंज इन सैलिनिटी। जहाँ पर एकदम से, अगेन ये एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे इस चीज़ को, जहाँ एकदम से सैलिनिटी इंक्रीज हो जाए उसको हेलोक्लाइन, और जहाँ पे एकदम से टेम्परेचर कम हो जाए उसको थर्मोक्लाइन बोलते हैं। सर 6 रेंजेस से रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली तो एक जावा ही है,
जो आपको ये लिखवाई थी, ठीक है। चलो एक बार मैं फिर से बता दूंगा डाइवर्जेंट वाला जिसको डाउट हो रहा है, ठीक है। तो मकरान हो गया, एक जावा हो गया, मकरान हो गया, और एक तो मॉरिशस हो जाएगा, ठीक है, मॉरिशस, और एक चागोस होगा आपका, ठीक है। जावा, मकरान, मॉरिशस, चागोस, एक डिमेंशिया ट्रेंच, कितने हो गई, 4 5, एक और बच रही है, जावा, मकरान, मॉरिशस, चागोस, डिमेंशिया, एक सुंडा ट्रेंच होगी, ठीक है, सुंडा ट्रेंच। तो ये टोटल हाँ 6 होती हैं आपकी, ठीक है, 2 2 4 और 2 6। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेगा ओशन दैट सराउंडेड द सिंगल कॉन्टिनेंटल मास। तो मेगा कॉन्टिनेंट था पैंजिया और मेगा ओशन पैंथालासा, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्टिनेंटल शेल विच इज़ द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, ये सबसे शैलो पार्ट होता है ओशन का। एवरेज ग्रेडियंट कितना होता है, बहुत आसान है, 1 डिग्री या उससे कम। स्लोप का कितना होता है, ढलान का कितना होता है, तो ढलान का 2 से 5 डिग्री का होता है। सबसे वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ पर है, साइबेरिया में, ईस्ट ऑफ रशिया, जहाँ पर 1500 किलोमीटर की उसके वेट थे। और सबसे कम नैरो कहाँ पर है, तो ये जो चिली का कोस्ट है, ठीक है, चिली, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, सिर्फ लगभग 25-30 किलोमीटर का है। ऑन एन एवरेज 75 से 80 होता है। अरेबियन सी इज एन एक्सटेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन, तो अरेबियन सी किसका एक्सटेंशन है, तो अरब सागर यहाँ पड़ता है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरेबियन सी, इंडियन ओशन का, सिंपल है, ठीक है। ओशंस इज विच ऑफ द फॉलोइंग ओशंस इज सराउंडेड बाय द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका ये है, साउथ अमेरिका ये है, ठीक है। तो कौन इसको, ये साउथ अमेरिका यहाँ पर, तो कौन सराउंड कर रहा है इसको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड, तो ये पैसिफिक होगा, ठीक है। वैसे तो अटलांटिक है ईस्ट साइड में और वेस्ट साइड में आपका पैसिफिक है, लेकिन सराउंडेड की बात है क्योंकि यहाँ पर आपका अटलांटिक है, अटलांटिक एस शेप में है, ध्यान रखना, और इसके यहाँ पर एक सरगैसो सी पड़ता है। अगेन अगर मैं कोई चीज़ थोड़ा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ तो मतलब वही है उसका कि वो आगे है, जैसे सरगैसो सी ना, चलो बायो में भी इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशन में यहाँ पे घास है जो घूमती रहती है, घास इकट्ठा हो गई है जिसको सरगैसम बोलते हैं। वो घास नहीं, वो एक्चुअल में एल्गे है, ब्राउन एल्गे, तो उसी से इसका नाम पड़ गया सरगैसो सी। इस सरगैसो सी को ही बॉर्डरलेस सी बोलते हैं, जिसका कोई बॉर्डर नहीं है। और पूछता है ये कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में सरगैसो सी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको, ठीक है, क्योंकि तभी आपको फील आएगा। ओके, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सरगैसो सी, बॉर्डरलेस सी, कोई बॉर्डर नहीं है। और देख सकते हैं ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और यहाँ पे पूरा आपका अटलांटिक ओशन है। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो भी आपका अटलांटिक ओशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। पैसिफिक नहीं होगा बिकॉज पैसिफिक में एशिया वगैरह भी मोस्टली आ जाते हैं, अटलांटिक थोड़ा वैसे क्वेश्चन डिस्प्यूटेड तो है ही, क्योंकि यहाँ पर पैसिफिक और यहाँ पर अटलांटिक। विच इज द फॉलोइंग ओशंस एक्सटेंड्स टू इनटू द मेडिटेरेनियन सी, कौन सा सागर है जो भूमध्य सागर तक जाता है। अब अगेन भूमध्य सागर पढ़ा नहीं हमने, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका अटलांटिक ओशन होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे जो ये जो देख पा रहे हो, एक सेकेंड, ये जो देख पा रहे हो ना, ये भूमध्य सागर है, ये एस शेप का अटलांटिक महासागर है, तो इसी का एक्सटेंशन है ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका अटलांटिक ओशन। द पीरियोडिक ग्रोथ एंड ड्रॉप ऑफ वाटर सी लेवल इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं, वेव। भाई वेव जो नॉर्मल आती है, पीरियोडिक आती है, तो टाइड है, जो ग्रेविटेशनल पुल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे आता है। जो बाकी जो नॉर्मल होता है उसको सर्ज बोलते हैं, जो हवा वगैरह की वजह से जो वेव्स आती हैं उसको सर्ज बोलते हैं, ठीक है। और पीरियोडिक ग्रोथ, अच्छा बताओ कि 2 हाई टाइड के बीच में एक सेमी डायरनल टाइड में कितने घंटे का गैप होता है। एक सेमी डायरनल टाइड है तो 2 हाई टाइड या 2 लो टाइड के बीच में कितने घंटे का गैप होता है, बताओ जल्दी से। अब अगर मैं सेमी डायरनल बोल रहा हूँ तो मतलब एक ही दिन में 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड आएंगी, यानी 12 घंटे और 25 मिनट का अंतर होगा इसमें, ठीक है, 12 घंटे और 25 मिनट। व्हाट डज द लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट इन द हायर, तो जो जिसकी लवणता कम होगी वो नीचे वो ऊपर जाएगा, और जिसकी ज़्यादा होगी वो नीचे जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो चीज़ डेंस होगी, जो भारी होगी, हायर सैलिनिटी है तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी तो नीचे जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो लोअर वाला ऊपर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। ये अरेंज कर दो, 35 तक टोटल क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका होमवर्क है, ठीक है, 3 क्वेश्चन और है उसके बाद। 12 घंटे 25 मिनट बिल्कुल सही है। एंड 2 स्प्रिंग टाइड के बीच में कितना गैप होता है,
दो स्प्रिंग टाइड के बीच में कितने दिन का गैप होता है, या फिर दो नीप टाइड के बीच में कितने गैप होता है, यानी दो दीर्घ या दो लघु ज्वार के बीच में कितने दिनों का गैप होता है। पैसा कर लो, पैसा, पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन और सदर्न, देन वो मतलब वही सदर्न को ही अंटार्कटिक बोल देते हैं। पैसा है ना, पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन और ये सदर्न को ही अंटार्कटिक बोलते हैं जो साउथ में है, और ये आर्कटिक है आपका। तो ऑप्शन नंबर सी। कितने दिन का गैप होता है भाई, ये 14 दिन का गैप होता है, 14 डेज का, 14 डेज। 31 में क्या, वेयर डज दी लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट विद दी हायर सैलिनिटी डेंस वाटर। सही तो है भाई, ऊपर ही तो होगा लोअर सैलिनिटी, जिसकी लवणता कम है वो ऊपर होगा, जिसकी ज़्यादा वो नीचे जाएगा। ठीक है, 6 घंटे, क्या 6 घंटे, 14 दिन का गैप होता है भैया, 6 घंटे का कर रहे हो। 6 घंटे और 12 मिनट था एक हाई टाइड और अगली लो टाइड में, फिर अगली लो टाइड और अगली हाई टाइड में 6 घंटे 12 मिनट। और अब जो अभी बताया थे वो ये था, दो हाई टाइड और दो लो टाइड के बीच में 12 घंटे और 25 मिनट। स्प्रिंग टाइड कुछ याद आया, मिलियन साल पहले कुछ पढ़े थे, जब सिजगी होता है, चाहे सिजगी कंजंक्शन चाहे सिजगी ऑपोजिशन, जब तीनों स्ट्रेट लाइन पे होते हैं तो जो टाइड होती है, जो हाई टाइड होती है वो नॉर्मल से हाई होती है, ठीक है, नॉर्मल से भी हाई होती है, और जो लो टाइड होती है वो नॉर्मल से भी लो होती है, उसको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं। ठीक है, और नीप टाइड में क्वाड्रेचर होता है, 90 डिग्री पे होते हैं, जहाँ हाई टाइड नॉर्मल से कम हाई और लो टाइड नॉर्मल से कम लो होती है। ठीक है, और गैप दो स्प्रिंग टाइड या दो नीप टाइड के बीच में घंटे नहीं दिन का होता है, 14 दिन का। आइडेंटिफाई द ऑड ऑप्शन इन रिलेशन टू द ओशनिक लेयर्स। ऑड ऑप्शन कौन सा है बताओ जल्दी से, मेट्रिक लेवल शिफ्ट 1। 2 क्वेश्चन और हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ था जिसका ग्रेडियंट 1 डिग्री या उससे कम था, शेल्फ, देन स्लोप था, देन राइज था, देन डीप सी प्लेन था। ठीक है, तो शेल्फ था, स्लोप था, ठीक है, डीप सी प्लेन था, ओशिनिक स्लोप कुछ नहीं था। वेयर इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन द अर्थ, मरीना ट्रेंच, बताओ। इंडियन ओशन का क्या था डीपेस्ट पॉइंट, जावा ट्रेंच। एवरेज सैलिनिटी कितनी है ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन की 350 पार्ट्स पर मिलियन, 35 पार्ट्स पर मिलियन, 3.5 या 3, 35 पार्ट्स पर मिलियन, ध्यान रखना, सॉरी 35 पार्ट्स पर 1000 होगा, ठीक है, मिलियन नहीं, 35 पार्ट्स पर 1000, पीपीटी में इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं पैसिफिक की पूछूं तो पैसिफिक की कितनी है, तो पैसिफिक जो है थोड़ा सा इंडियन ओशन के कंपैरिजन में उतना ही है नॉर्मली, लेकिन अगर हम लेने लगेंगे जैसे कि डेड सी वगैरह हो गया, डेड सी बहुत उसकी सैलिनिटी है, यहाँ पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आप तैरने लग जाओगे क्योंकि इतना ज़्यादा डेंसिटी है इसकी। 340 ग्राम सॉल्ट है यहाँ पे पर लीटर ऑफ वाटर, जहाँ 35 ग्राम है वो यहाँ 340 ग्राम है, 10 गुना तकरीबन इसकी डेंसिटी है। तो डेड सी जो है बहुत सॉल्ट है यहाँ पे, डेड है, यहाँ पे जाते ही तुम तैरने लगोगे। कहाँ पर पड़ता है, इजराइल और जॉर्डन के बीच में। आज का होमवर्क यही है, इसको मैप पे लोकेट करना है तुमको, इजराइल और जॉर्डन के बीच में कहाँ है डेड सी। ओके, बाकी के क्वेश्चन हैं आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, 10-12 क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, नॉर्मल से क्वेश्चन हैं, आप खुद से इनको प्रैक्टिस करेंगे। एंड बाकी आपको नए क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं बैच के अंदर, ये तो हैं ही हैं, लेकिन नए क्वेश्चन भी आपको बैच के अंदर मिलते हैं। ओके, एंड ठीक है, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे, एंड कोई किसी का डाउट हो तो पूछ सकता है अभी, बाकी जिसको बैच एनरोल करना है तो कर सकता है। ठीक है, और अगर कॉम्बो करना है दैट इज़ इंग्लिश जी के दोनों, इंग्लिश की क्लास और इसमें कूपन है परमार 4.0 यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है, इंग्लिश और जी के दोनों के लिए। और इंग्लिश की क्लास जो है वो शाम को होती है 5 बजे, तो उसको भी अटेंड ज़रूर करिए, रेगुलर आप रहिए। इंग्लिश और जीके की पूरी गारंटी, मतलब जीके की तो मैं ले ही रहा हूँ, इंग्लिश की भी मैं ले ही रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पीएसपी सर पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आपको एकदम रटा डालेंगे एक चीज़। ठीक है, ये मैं मानूंगा कि पीएसपी सर बैच में मुझसे ज़्यादा ही मेहनत करते होंगे। ठीक है, वो एक चीज़ मतलब आपसे डायरेक्ट कनेक्टेड रहेंगे, आपको मोबाइल नंबर देंगे। अब मैं इसलिए नहीं दे सकता कि बहुत सारे फिर आने लगते हैं, ठीक है, इसलिए